हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर वन के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। पेपर वन सभी एग्जाम में कॉमन होता है, तो आपका विषय कोई भी हो, पेपर वन सबके लिए पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक आपका दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, गोंडवाना रियासत। क्या गोंडवाना रियासत है? एक बहुत बड़ी रियासत है, इसमें बहुत सारे शासक आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से आएगा टॉपिक। यहाँ से ये समझो कि आपके प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मोस्टली बच्चे कंफ्यूजन की वजह से गलत करते हैं। क्या? मोस्टली बच्चे कंफ्यूजन की वजह से गलत करते हैं। गलत क्यों करते हैं? गलत बेटा इसलिए करते हैं क्योंकि कभी नोट्स नहीं बनाते हैं, सिर्फ आते हैं, क्लास पढ़ के चले जाते हैं, रट्टा मारते हैं, खत्म कहानी। ठीक है ना। बट आपको यहाँ पर नोट्स बनाना है, बहुत शानदार तरीके से लिखवाया जाएगा, समझा जाएगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पहले आपको इन शॉर्ट बता दूं, अभी लिखना मत, आप सुनना। जब भी रियासतों की बात करते हैं तो एमपी के पेपर में आपके लिए कुछ 6 रियासतें पढ़नी होती। देखो, है तो बहुत सारी रियासतें, बट कुछ मुख्य रियासतें आपके सामने है। जो 6 रियासतें होती हैं आपके पास, कौन कौन सी होती है बेटा? एक तो आपके पास रहेगी गोंडवाना रियासत। एक क्या आपके पास गोंडवाना रियासत रहेगी। एक आपके पास बुंदेली रियासत रहेगी। एक आपके पास बघेली रियासत रहेगी। और ए और फिर आपके पास होती है होलकर रियासत, सिंधिया रियासत और भोपाल रियासत। भोपाल रियासत, आपको बता दूं, ये 3 रियासत आपकी मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है। और ये आपकी 3 रियासत आपकी आधुनिक इतिहास का पार्ट है। ये 3 के आपकी मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है, ये 3 आपके आधुनिक इतिहास का पार्ट है। ठीक है ना। तो हम लोग अभी इसको कर रहे हैं गोंडवाना रियासत को। आज करेंगे हम लोग गोंडवाना रियासत को। क्लास कुछ बड़ी होगी क्योंकि इसके 3 पार्ट हैं। गोंडवाना रियासत में 3 क्षेत्र देखते हैं हम लोग। एक तो गढ़ मंडला का क्षेत्र देखते हैं, एक आपको देवगढ़ का क्षेत्र देखते हैं, एक आपका खरेला या खेरला। लगभग 52 शासक के नाम यहाँ पे हैं। उनमें से जो जो महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पे देखना है, उनमें से महत्वपूर्ण देखना है। ठीक है ना। और आपको बता दूं, गोंड गोंड रियासत में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। नंबर एक तो क्या, शासक किस रियासत से संबंधित है, नंबर एक। नंबर दो आपसे पूछता है क्या, इनके स्थापत्य का। स्थापत्य में यहाँ पे नगर भी हो सकता है, महल भी हो सकते हैं, तालाब इत्यादि भी हो सकते हैं, मंदिर भी हो सकता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो यहाँ से आता है, राजधानी परिवर्तन। क्या? राजधानी परिवर्तन मतलब कि गौंड शासक के समय, किस राजा के समय कौन सी राजधानी रही है, कौन सी राजधानी रही है। नंबर 4 जो यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, कुछ पुस्तिकाएं हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको। तो देखो, मैंने आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया कि कहाँ कहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आप जब गौंड रियासत पढ़ेंगे ना, तो जब मैं इन पॉइंट्स को पढ़ाऊंगा ना, तो आपके माइंड में रहेगा, अरे भैया यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है, माइंड सेट रखो, याद करने वाला रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो याद रखना कि आपको फोकस होकर बैठना है और बहुत अच्छे से समझना है। बहुत लंबी रियासत है क्लास में। और आज थोड़ा वीडियो क्वालिटी मैंने इंक्रीज की है, तो हो सकता है आपको बोर्ड पे कुछ इशू है, लिखने पे इशू आ रहा होगा। ठीक है ना, बट मैंने इंक्रीज की है। देखते हैं, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, गोंडवाना रियासत। गोंडवाना रियासत, अब वो चूंकि है तो रियासत बहुत बड़ी, लेकिन हमें 2 चीज पे फोकस करने हैं यहाँ पे। एक तो आपके क्वेश्चन जो आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, यहाँ से आपका थोड़ा इंटरव्यू के हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, आपके यहाँ से इंटरव्यू के हिसाब से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इंटरव्यू के हिसाब से भी हम लोग थोड़ा इसको स्टोरी देखेंगे। ठीक है ना। मोस्टली हमें क्या करना, प्रैक्टिस के हिसाब से देखना है। तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, महत्वपूर्ण कंटेंट होंगे, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। हेडिंग क्या ला रही, गोंडवाना, गोंडवाना रियासत। आपको बता दो, संस्थापक के रूप में आपको मिलेंगे यहाँ पे, संस्थापक के रूप में यादव राव मिलेंगे। कौन? यादव राव मिलेंगे। इस बात को आप याद रखना है। यादव राव ने, यहाँ पे सुनना, थोड़ा सुन लेना फिर लिखना। आप लोग सुन लेना, पहले थोड़ा सुनना फिर लिखना। यादव राव ने जब गढ़ा क्षेत्र में, गढ़ा कहाँ पे, जबलपुर क्षेत्र में, जबलपुर क्षेत्र में इस वंश की स्थापना की, तो इसको लोग क्या जानते हैं, इस प्रकार से गढ़ा गोंडवाना रियासत के नाम से जानते हैं। और जब आगे जाके
यही रियासत कटंगा क्षेत्र में पहुंचती है और मंडला भूभाग में शामिल होती है। तो गड़ा कटंगा के नाम से जानते हैं इसको, गड़ा कटंगा और गड़ा मंडला। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको सुनना था, सुन लिया आपने। सिर्फ आपको संस्थापक के रूप में याद लिखना है, फाउंडर बस। और आपको कुछ भी अभी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको सुना रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पे इंटरव्यू के हिसाब से बोला ना, कुछ एक्स्ट्रा कहानी आपको मिलेगी। मैंने क्या बोला, गोंडवाना रियासत का संस्थापक यादवराव है। जब भाई साहब गढ़ा जबलपुर क्षेत्र में इन्होंने रियासत की स्थापना की तो गढ़ा के गोंडवाना रियासत कहलाती है। जब कटंगा क्षेत्र में पहुंची तो इसको गढ़ा कटंगा के नाम से पढ़ते हैं, और मंडला क्षेत्र में पहुंचते हैं लोग तो गढ़ा मंडला के नाम से कहे जाते हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, जानकारी के स्रोत। क्या बेटा, एक चीज है, क्वालिटी इंक्रीज करो और वीडियो में इशू आता है, रुकना। आपको याद है जानकारी के स्रोत क्या क्या, गोंडवाना रियासत की जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ है, इतिहास हम कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से हमें गोंडवाना रियासत की जानकारी मिलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, जय गोविंद महोदय का, जय गोविंद द्वारा लिखित रामनगर अभिलेख, रामनगर अभिलेख, जय गोविंद के द्वारा जो रामनगर अभिलेख मिला है मंडला जिले में, उससे हमें गोंडवाना जानकारी मिलती है, गोंडवाना वंश की जानकारी मिलती है। जय गोविंद किसके शासन में बेटा, हृदय साय के, किसके, हृदय साय के शासन काल में थे। इस बात को आपको याद रखना है, नंबर 1 पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट याद रखना, जो आपका रामनगर अभिलेख है, रामनगर अभिलेख है, इसमें हमें गौंड वंश के 54 शासकों का उल्लेख मिलता है। गौंड वंश के 54 शासकों की जानकारी मिलती है, अर्थात वंशावली मिलती है। क्या मिलती है, वंशावली, जिसमें हमें यादव राव से लेकर, यादव राव से लेकर कहां तक बेटा, यादव राव से लेकर हृदय साय तक की जानकारी मिलती है, हृदय साय तक की जानकारी मिलती है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा, जानकारी का दूसरा स्रोत क्या है बेटा, रूपनाथ झा द्वारा लिखित गणेश नृप वर्णम, गणेश नृप वर्णनम लोक संग्रह, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा, किसमें बेटा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यहां से हमें गौंड वंश की जानकारी मिलती है। तीसरा, जो अबुल फजल ने अकबर नामा की रचना की है, अबुल फजल की अकबर नामा से इस वंश की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अंग्रेजी अधिकारी कर्नल स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन व कैप्टन वर्ड, कैप्टन वर्ड के रिपोर्टों से भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलो बात करते हैं गौंड वंश की उत्पत्ति की, गौंड वंश की उत्पत्ति की। तो गौंड वंश की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, कई कहानियां प्रचलित हैं। सिर्फ मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, लिखना आपको यहाँ पे कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं है। इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, एग्जाम में नहीं। इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, एग्जाम में नहीं। चाहो तो कुछ कीवर्ड्स आप लिख सकते हो, जैसे कि एक कहानी क्या आपके सामने है, जैसे जो गणेश नृप वर्णनम है, सुन लेना पहले, बाद में लिख लेना। गणेश नृप वर्णनम रूपनाथ झा का, इसमें यादव राव को नागवंशीय कक्षवाय छत्री कहा गया है, नागवंश का कक्षवाय शासक कहा गया है। ठीक है ना, याद रखना। आमनदास को पुलत्सवंशी कहा गया है। आमनदास गौड़ वंश के दूसरे
राजा रहेंगे, अंग्रेज राजा रहेंगे अमरदास, इनको संग्राम साय के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इनको पुलत्सवंशी बताया गया, पुलत्सवंशी, पुलत्सवंशी बताया गया है। आपको पता है जो ऋषि पुलस्त थे किसके, रावण के पिता थे, ऋषि पुलस्त थे किसके, रावण के पिता थे। इस बात को आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मतलब अधिकांश जो लोग हैं इनको क्या क्षत्रिय मानते हैं, ये लोग क्षत्रिय थे, याद रखना, ठीक है ना। लेकिन अकबरनामा में अमरदास को निम्न कुलीय क्षत्रिय बताया गया है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। एक जो दूसरी कहानी फेमस है, जो कहानियां फेमस है उन कहानी के बारे में समझना है आप। जो कहानियां फेमस है वो कहानियां क्या है, बस यही दिक्कत है, क्वालिटी इंक्रीज की, एक से दूसरे पेज पे जाओ, पेज वाइट हो जाता है। चलो एक अपना है, अरे एक छोड़ एक वाइट हो रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग लिख लेंगे। अब कहानियां सुनना थोड़ा सा, कहानियां क्या फेमस है यहाँ पे। जैसे कि ऐसा माना जाता है, जो आपके अंग्रेज अधिकारी स्लीमैन है, ये जानकारी देते हैं कि यादव राव का जन्म खानदेश के आसपास हुआ था, ठीक है ना, खानदेश के आसपास सिहल गांव में हुआ था। कहाँ पे, सिहल गांव में। क्या, कर्नल स्लीमैन जानकारी देते हैं कि यादव राव का जन्म सिहल गांव में हुआ था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम क्या था, जोत सिंह पटेल था। यादव राव के पिता का नाम था जोत सिंह पटेल। सुनते चलना कहानी, लिखना मत, सुनते चलना, ठीक है ना। शुरुआत में जो आपके यादव राव थे, हैहर वंश के शासक, हैहर वंशी राजा के यहाँ नौकर थे। हैहर वंश में क्या थे, नौकर थे। आपने हैहर वंश पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जो बालाघाट के पास थे, ठीक है ना। प्रारंभ में यादव राज लांजी बालाघाट के पास क्या थे, बालाघाट में था हैहर वंश। यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, नौकर का काम कर रहे थे, ठीक है ना। एक दिन ऐसा होता है, ऐसी कहानी बताई जाती है कि यादव राव को सपना आता है, और सपन में यादव राव को बताया जाता है कि आप रामनगर के ब्राह्मण, रामनगर के एक ब्राह्मण हैं, संत सर्वे पाठक, इनसे जाके मिलो, और ये है आपको जो रास्ता दिखाएंगे आगे का जो आपके लिए मार्गदर्शन करेंगे, आपको वही काम करना है। तो संत सर्वे पाठक इनसे बोलते हैं कि बेटा आप जाके आगे क्या बनोगे, राजा बनोगे, शासक बनोगे, लेकिन एक वादा करो, जब भी आप राजा बनो, महाराजा बनो, तो आपका प्रधानमंत्री आप मुझे बनाओगे, आपका प्रधानमंत्री आप मुझे बनाओगे। तो यादव राव ने इनको वादा कर दिया और अपना गुरु बना लिया, अपना गुरु बना लिया। इसके बाद जाके इन्होंने क्या की, नागदेव के यहाँ, क्या, इसके बाद इन्होंने क्या की, गोंड के राजा नागदेव के यहाँ, गोंड के राजा नागदेव के यहाँ पे नौकरी करने लगे, नौकरी करने लगे। चूंकि नागदेव का कोई भी पुत्र नहीं था, इनकी सिर्फ पुत्री थी रत्नावली। क्या थी, इनकी एक सिर्फ पुत्री थी रत्नावली, ठीक है ना। तो जो गड़ा के राजा थे नागदेव, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए इच्छुक लोगों को कहाँ पे, नर्मदा नदी के किनारे इकट्ठे किया, और साथ में अपने द्वारा एक नीलकंठ पक्षी को छोड़ दिया। क्या, एक नीलकंठ पक्षी को छोड़ा गया, और ऐसा कहा गया कि जिसके सिर पर जाकर नीलकंठ पक्षी बैठेगा उसी से अपनी पुत्री की शादी कराएंगे। तो वह नीलकंठ पक्षी जाकर किसके, यादव राव के सिर पे जाके बैठ गया। और यादव राव की शादी किससे होती है, रत्नावली से होती है। क्योंकि आपके नागदेव की मृत्यु हो जाती है, गया के शासक की मृत्यु हो जाती है, उनका कोई पुत्र था नहीं, तो दामाद के रूप में वंशज बढ़ाने के लिए आगे यादव राव को गद्दी बिठाया जाता है। इस प्रकार यादव राव गौड़ वंश की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से क्या, गड़ा की गद्दी पर बैठते हैं और गौड़ वंश की स्थापना करते हैं। उन्होंने सर्वे पाठक को प्रधानमंत्री बनाया। तो इतना याद रखना, यहाँ पे जो आपको सिर्फ याद रखना है, याद क्या रखना है, यादव राव का नाम, जन्म कहाँ हुआ था, सिहल गांव में। अब आपको लिखने वाले पॉइंट क्या पे लिखो, यादव राव का जन्म सिहल गांव में हुआ था। दूसरा पॉइंट, इनके गुरु का नाम सर्वे पाठक, इनके गुरु का नाम सर्वे पाठक था। बस इसमें पॉइंट को लिखना है आपको, बगैर कोई कहानी नहीं लिखना, तो क्वेश्चन में लिखना है, ऐसे डाल दो नोट डाल के, वाइफ का नाम रत्नावली। कहानी आपको अपने आप याद रहेगी, कोई महत्वपूर्ण कहानी नहीं है, कोई चर्चा की नहीं है। अगर आप, हाँ आप जबलपुर क्षेत्र के हो, मंडला क्षेत्र को, तो आपसे इंटरव्यू में चीज पूछी जा सकती है, ठीक है ना। चलो
ठीक है, तो इस प्रकार से देखा हमने कि भैया इसकी स्थापना हुई थी गौड़ वंश की। अच्छा, गौड़ वंश से मैंने बोला राजधानियों से क्वेश्चन आते हैं, और गौड़ वंश की बहुत सारी राजधानियां रही हैं, तो आप हेडिंग डालो गौड़ वंश की राजधानियां। गौड़ वंश की राजधानियां, यहां से प्रश्न आते हैं। नंबर एक, यादव राव के समय पे राजधानी क्या थी बेटा आपकी? यादव राव के समय, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शासक, यहाँ पे राजधानी। किसके समय पे क्या राजधानी रही है, कैपिटल, ठीक है ना, लिखते चलेंगे साथ साथ। यादव राव के समय, फिर संग्राम साय एवं दलपत साय के समय, दलपत साय के समय, रानी दुर्गावती के समय, रानी दुर्गावती के समय, राजा हृदय साय के समय, और राजा नरेंद्र साय के समय। देखो, यादव राय के समय राजधानी क्या रही बेटा? यादव राय के समय राजधानी क्या रही आपकी? गढ़ा जबलपुर। गढ़ा जबलपुर। संग्राम साय के समय पर राजधानी क्या रही है? सिंगरौरगढ़, सिंगौरगढ़, सिंगौरगढ़। रानी दुर्गावती के समय चौरागढ़, चौरागढ़। हृदय साय के समय रामनगर, और मंडला के समय नरेंद्र साय। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने रानी दुर्गावती का नाम किस शासक के साथ पढ़ा है? आपने चंदेल डायनेस्टी पढ़ी थी, चंदेल डायनेस्टी में आपने किस शासक के साथ आपने इनका नाम पढ़ा है? आपको राजा कीरत सिंह जी याद है? राजा कीरत सिंह जी याद है? याद है? गौड़ शासक दलपत शाह याद है? वहां पे हमने इसको पढ़ा था, याद है? याद है कि नहीं याद है? आपका इंटरलिंक हो रहा है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपकी राजधानियां हो गई। अब डालते हम लोग क्या, हेडिंग डालो गौड़ वंश के प्रमुख शासक। गौड़ वंश के प्रमुख शासक, बात करेंगे हम लोग यादव राव से। इससे यादव राव से, ठीक है ना। अब वो बताए कहाँ बेटा संस्थापक है, गौड़ वंश के संस्थापक है। पिता का नाम क्या है? जोत सिंह, आप लोग लिख ही चुके हो। जन्म किस ग्राम में हुआ था? जन्म ग्राम सियलगांव। ठीक है ना। गुरु का नाम सर्वे पाठक, गुरु का नाम सर्वे पाठक, पढ़ी चुके हो। वाइफ का नाम रत्नावली, रत्नावली, ठीक है ना। ठीक है ना, ये आपकी कौन है? इनके वाइफ है। अच्छा, अबुल फजल की अकबर नामा के हिसाब से इनके उत्तराधिकारी कौन कौन हुए? इनके उत्तराधिकारी, और इनके बेटे कौन कौन हुए क्रम से ध्यान रखना। खरजी, गोरक्षदास, गोरक्षदास, सुखनदास, और अर्जुन दास, इनके उत्तराधिकारी हुए, ठीक है ना। ठीक है, याद रखना, सर्वे पाठक को कभी कभी सुरभि पाठक भी कहते हैं, सुरभि पाठक के नाम से जानते हैं। एक ये तांत्रिक थे, जो कि आपके जबलपुर के तिलवारा क्षेत्र में रहते थे, निवास करते थे, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। चलो, सेहलगांव जो था आपका किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे।
ना नर्मदा ना ताप्ती, कौन सी, गोदावरी। ठीक है, चलो यार ना। आगे आपको मिलेंगे संग्राम साय, जिनको हम अहमद दास के नाम से भी जानते हैं। क्या? दूसरे आपको जो अधिकारी मिलेंगे आपको संग्राम साह, जिनको हम लोग आमर दास के नाम से भी जानते हैं। आमर दास, 1510 से 1543, 1510 से 1543, ठीक है ना। ठीक, इनका वास्तविक नाम है ना अमरदास है। इनको अर्जुन दास के पुत्र के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। ये किसके? अर्जुन दास के पुत्र थे। अर्जुन दास के पुत्र थे, इस बात को आपको याद रखना है। अपन ने देखा इनके सिक्कों पर जानकारी क्या मिलती है। सिक्कों पर इसको क्या पुलत्स्य वंशी कहा गया है। वंशी कहा गया है, ठीक है ना। इतना याद रखना आपको। याद रखना, अमरदास की दो वाइफ थी। कितनी? दो वाइफ थी। आपको ये छोरा है बैठा हुआ, बोले हमको तो एक वाइफ ना मिलने, पर दो दो पाल के रखी इनने। इनकी दो पत्नियां थी, पद्मावती और सुमति। पद्मावती और सुमति, इस बात को आपको रखना। पद्मावती से दो पुत्र प्राप्त होते हैं। नंबर एक दलपत साय और चंद साय, ठीक है ना। और याद रखना, दलपत साय का विवाह किससे होता है? चंदेल राजकुमारी, चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से, जो किसकी पुत्री थी? कीरत सेंजू देव की पत्नी थी। कीरत सेंजू देव की पत्नी थी, इसका आपको याद रखना, ठीक है ना। चलो, क्या थी? बच्ची थी, पुत्री थी, ठीक है। ठीक है, एक मिनट रुकना, यहाँ पे एक मिनट रुकना। यहाँ पे आपको एक कहानी बताऊंगा मैं, इस कहानी को सुनना। इस कहानी का मतलब क्या है, कहानी सुनना। कौन सी कहानी? कहानी है अमरदास की, कि इन्होंने राजगद्दी कैसे प्राप्त की थी। संग्राम साय ने राजगद्दी कैसे प्राप्त की थी। यहाँ पे कहानी से आपको दो से तीन नाम भी याद रख लेना है। इंटरव्यू में काम में आ सकते, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। कहानी क्या है कि जो कि जानकारी कहाँ से मिलती है? अबुल फजल की अकबरनामा से जानकारी मिलती है कि जो अर्जुन दास का ज्येष्ठ पुत्र था अमरदास, एक विद्रोही प्रवृत्ति का था। क्या था? विद्रोही प्रवृत्ति का था, ठीक है ना। अर्जुन दास का ज्येष्ठ पुत्र अमरदास एक विद्रोही प्रवृत्ति का था। इस वजह से क्या हुआ था कि अर्जुन दास ने अपने पुत्र को बंदी बना लिया, कैद कर लिया। और जैसे ही अमरदास को बाद में कैद से छोड़ा, तो भाई साहब अपना क्षेत्र छोड़ के कहाँ पहुंच गए? बघेलखंड के शासक वीर सिंह देव के पास पहुंच गए। कहाँ पे? बघेलखंड के शासक वीर सिंह देव के यहाँ पहुंच गए। और बघेलखंडी शासक वीर सिंह देव ने क्या किया? वीर सिंह देव ने अपने छोटे पुत्र वीर भानु सिंह देव का इनको संरक्षक बना दिया। किसका? वीर भानु सिंह देव का संरक्षक बना दिया। इस बात को याद रखना है, ठीक है। कुछ वर्षों बाद जब वीर सिंह देव सिकंदर लोधी, आपको दिल्ली में याद है, दिल्ली में, तो वीर सिंह देव जब सिकंदर लोधी की सेवा में दिल्ली चले गए, तो उस टाइम पे यहाँ पे वीर भानु सिंह और कौन बचे? अमरदास बचे। अमरदास बचे। उसी समय पे होता क्या है, अर्जुन दास अपने छोटे पुत्र जोगी दास को, अर्जुन दास अपने छोटे पुत्र जोगी दास को उत्तराधिकारी घोषित करने वाले थे। इसकी जानकारी आमन दास को मिलती है। तो आमन दास बघेलखंड से आते हैं गढ़ा पर, और अर्जुन दास की हत्या कर देते, तो गद्दी बैठ जाते हैं। इस बात की जानकारी किसको लगती है बेटा? इस बात की जानकारी लगती है वीर सिंह देव को। किसको लगती है? वीर सिंह देव को लगती है। वीर सिंह देव दिल्ली से आते हैं और अमरदास की क्या करते थे? अमरदास को हराते हैं। इस वजह से अमरदास को अपनी गद्दी छोड़ के भागना पड़ता है। और जब वीर सिंह देव
वीर सिंह देवजू वापस बघेलखंड जा रहे थे, तब नर्मदा स्नान, रास्ते में क्या, नर्मदा स्नान हेतु रुके, और नर्मदा स्नान हेतु रुके तभी जाके अमरदास ने क्षमा याचना की, माफी मांगी कि भैया गलती हो गई, हमको माफ कर दो, हमको ना भगाओ, हमको ना मारो, क्योंकि भाई ना वो बघेलखंड के रह गए ना गड़ा के रह गए, अमरदास को भगा दिया था वीर सिंह जी ने। तो फिर उन्होंने माफ किया और वापस गद्दी सौंप दी, इसको अमरदास को, और अमरदास को गद्दी बैठाया। एक कहानी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, बकाया आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ठीक ना, आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बस इतना याद रखना कि अमरदास के समय बघेलखंड के साथ साथ वीर सिंह देव का गद्दी पर हस्तक्षेप हुआ था, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, चलो रखना, जैसे ही अमरदास ने, जैसे ही अमरदास ने गद्दी प्राप्त की तो कई उपाधियां धारण की इन्होंने, क्या, इनकी उपाधियों से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर एक, इन्होंने सबसे पहले क्या उपाधि ली, श्री महाराजा धीराज, श्री महाराजा श्री राजा अमरदास, ठीक है ना, देव। याद रखना, दूसरा, जो गुजरात का शासक बहादुर शाह था, गुजरात का शासक बहादुर शाह था, उसकी सहायता भाई साहब ने रायसेन विजय के दौरान की थी, तो उन्होंने इसको क्या, संग्राम सहाय की उपाधि दी थी, किसकी, अमरदास को संग्राम सहाय की। तो संग्राम सहाय इसको वास्तविक नाम नहीं, उपाधि है, किसने दी थी, गुजरात शासक बहादुर शाह ने, किसने, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने उपाधि दी थी, कब, 1931 में रायसेन विजय के दौरान। अब गुजरात के शासक को आप लोग पढ़ चुके हो, याद है कि नहीं याद है, इसको रिवाइज करना पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका रामनगर का अभिलेख है, रामनगर अभिलेख है, इसमें इसमें क्या थे, इसके अनुसार इसके क्या 52 गढ़ थे, मतलब कि अमरदास के अधीन 52 गढ़ थे, इसलिए इसको हम अपन क्या 52 गणाधिपति की उपाधि देते, क्या 52 गणाधिपति की उपाधि, गढ़ क्या होते हैं, महल होते हैं, दुर्ग होते हैं, ठीक है, गणाधिपति की उपाधि भी इनके पास थी। पूछ सकता है 52 गणाधिपति की उपाधि किसके पास थी, आपके अमरदास के पास, ठीक है। संग्राम से किसे कहते हैं, अमरदास को कहते हैं। ये दो उपाधि आपको याद रखना है, घटना याद रखना है, ठीक है। चलो बात करते हैं राज्य विस्तार, कैसे इन्होंने अपना राज्य विस्तार किया। विस्तार की बात करूं अमरदास के समय की, तो याद रखना, अमरदास एक विशाल सेना, विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अबुल फजल के अनुसार कितने 52 गढ़ों तक विस्तार था, उत्तर और पन्ना से लेकर दक्षिण में दक्कन तक, कहां पर, पन्ना से लेकर दक्षिण में दक्कन तक भाई सब फैले हुए थे। पश्चिम में रायसेन से लेकर, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा ना, रायसेन से लेकर रतनपुर, पूरब में रतनपुर बिलासपुर तक नहीं पूछा जाएगा आपसे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इंटरव्यू के हिसाब से, क्योंकि ये रियासतें इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। सुनते चलना, आप चाहो तो राज विस्तार इतना लिख लो, ठीक है ना। चलो ठीक है, याद रखना, जो सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाएगा, इनके द्वारा जो स्थापित किए गए, संग्राम सहाय के द्वारा स्थापित आपसे पूछेंगे, तो प्रमुख स्थापत लिखना, हेडिंग डालो प्रमुख स्थापत, संग्राम सहाय प्रमुख स्थापत, संग्राम सहाय प्रमुख स्थापत। नंबर है ना, संग्राम सागर झील का निर्माण कराया, संग्राम सागर झील का निर्माण कराया, कहाँ पे बेटा, जबलपुर में। बाजना मठ का निर्माण कराया, बाजना मठ का निर्माण कहाँ पे, जबलपुर में, जो कि भैरव भगवान को समर्पित है, भैरव भगवान को समर्पित है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंगरौर का किला बनवाया, सिंगरौर का किला बनवाया, ठीक है ना, कहाँ पे, दमोह में है। इसी को पता है, इनकी सब राजधानी सिंगरौर थी, ठीक है ना। चौरागढ़ का किला बनवाया, चौरागढ़ का किला बनवाया,
कहाँ मिलेगा आपको? नरसिंहपुर जिले में मिलेगा, नरसिंहपुर जिले में मिलेगा, ठीक है ना। साहित्य की बात करें, साहित्य में भाई साहब का योगदान क्या है? तो साहित्य में आपको योगदान याद रखना है, इन्होंने रस रत्नमाला की, रस रत्नमाला की रचना की थी। इनकी जो प्रमुख दरबारी थी दामोदर ठाकुर थे, और दामोदर ठाकुर की बहुत सारी रचनाएं आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना। दामोदर ठाकुर की बहुत सारी रचनाएं आप लोग पढ़ते हो। आपको दामोदर ठाकुर के अलावा एक और नाम याद रखना है जो पूछा जा सकता है आपसे, इनके दरबारी में अनंत दीक्षित। कौन? अनंत दीक्षित याद रखना है, ठीक है ना, अनंत दीक्षित याद रखना है, ठीक है ना। जो बाजना मठ है आपका, बाजना मठ तांत्रिक विद्या का केंद्र माना जाता है। बटुक भैरव का मंदिर है यहाँ पे, किसका? बटुक भैरव का, बटुक भैरव का मंदिर है यहाँ पे। साथ ही साथ आपको याद रखना है शनि मंदिर भी यहाँ पे, क्या कौन सा? शनि मंदिर भी यहाँ पे आपको मिलेगा, शनि मंदिर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। संग्राम सागर कहाँ पे बेटा? संग्राम सागर जबलपुर में है, ठीक है। इसके मध्य में आपको एक महल मिलेगा जिसको हम लघु महल के नाम से जानते हैं। इसके मध्य में क्या आपको महल मिलेगा जिसको हम लघु महल के नाम से जानते हैं। अगर मेरे पास फोटो पड़ेगी मैं भेजूंगा, क्योंकि मैं वहां पे रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, महल में नहीं, उस क्षेत्र में रहा हूँ, तो मैं घूमता था भयंकर वाला, मेरे शाम का अड्डा वही था, पार्टी वार्टी करने में बैठने का, ठीक है ना, क्या रखना। ठीक, संग्रामपुर आपका, संग्रामपुर दमोह में, इसको हम क्या सिंगरौर का किला भी जानते हैं, वहां बनाया, ठीक है ना, ठीक है ना। संग्रामपुर, संग्रामपुर ग्राम की स्थापना की थी, संग्रामपुर, संग्रामपुर नामक गांव भी बसाया था इन लोगों ने, ठीक है ना। जो सिंगरौर किला है बेटा, किसने मोस्टली ऐसा कहा है, कलचुरियों के द्वारा, किसके द्वारा? कलचुरी शासक के द्वारा बनवाया गया था, इसको याद रखना, ठीक है ना। चौरागढ़ का किला बनवाया, इसको बन क्या चौगान का किला भी कहते हैं, ठीक है ना, चौगान का किला। और जो चौरागढ़ का किला बनवाया था इन्होंने 52 गढ़ों पर विजय करने के उपरांत बनवाया था, 52 गढ़ों पर विजय करने के उपरांत बनवाया था। और आपको पता होगा रानी दुर्गावती के समय चौरागढ़ यहाँ की राजधानी होती है, और रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण का जन्म और मृत्यु कहाँ पे हुआ है? चौरागढ़ में हुआ है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद गद्दी पे बैठते हैं आपको दलपत साय, कौन बैठते हैं बेटा? दलपत साय, कौन बैठते हैं? दलपत साय। दलपत साय गद्दी पे बैठते हैं, जो कि रानी दुर्गावती के पति होते हैं, ठीक है ना, ठीक। दलपत साय ने राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी सिंगौरगढ़ को बनाया था, किसको? सिंगौरगढ़ को राजधानी बनाया था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सिंगौरगढ़ को इन्होंने गज सिंह दुर्ग की, गज सिंह दुर्ग, तो सिंगौरगढ़ को एक नए नाम से गज सिंह दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इनका विवाह रानी दुर्गावती से हुआ था, रानी दुर्गावती से हुआ था, ठीक है ना, चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से हुआ था। इनके समय पर याद रखना, इनके समय पर आपको महेश ठाकुर और उनके बड़े भाई दामोदर ठाकुर, महेश ठाकुर और दामोदर ठाकुर इनके दरबारी थे, ठीक है ना, महेश ठाकुर और दामोदर ठाकुर दोनों इनके दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे, इस बात को आपको याद रखना है बेटा। साथ ही साथ आपको याद रखना है महेश ठाकुर ने संस्कृत भाषा में क्या जो रचनाएं की हैं, महेश ठाकुर ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? महेश ठाकुर ने संस्कृत भाषा में सर्वदेश वृतांत, सर्वदेश वृतांत की रचना की है। साथ ही साथ तिथि तत्व चिंतामणि, तिथि तत्व चिंतामणि की रचना की है,
बात करें दामोदर ठाकुर की, तो दामोदर ठाकुर ने संस्कृत भाषा में दिव्य निर्णय और संग्राम शाही विवेक दीपिका, संग्राम शाही विवेक दीपिका, इसकी भी रचना की है। ठीक है ना। साथ ही साथ एक और आपके वो है, क्या बोलते हैं, विद्वान है केशव केशव लोगाक्षी लोगाक्षी, जो कि इनके दरबार में सुशोभित थे, जो कि इनके दरबार में सुशोभित थे, केशव गोलाक्षी। इन्होंने नृस्य चंपू और साथ ही साथ मीमांसार्थ प्रकाश की रचना की है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक और आपको फेमस कथन याद रखना है, मतलब एक वाक्य है ना, कि दलपत साय के समय पर या दलपत साय के समकालीन एक मुस्लिम कबीरपंथी सूफी संत आपको मिलेंगे। क्या? दलपत साय के समकालीन कबीरपंथी मुस्लिम संत का एक नाम याद रखना आपको। क्या नाम उनका? कबीरपंथी मुस्लिम संत कपूर बाबा साहेब, ठीक है ना। दलपत साय के समकालीन कौन थे? कबीर पंथी मुस्लिम कपूर बाबा साहेब थे। अपने एमपी जबलपुर क्षेत्र में फेमस भी है इस टाइम पे, ठीक है ना। चलो, अब आते सबसे महत्वपूर्ण, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, वैसे दलपत साहब उतना महत्वपूर्ण नहीं था आपके लिए। दलपत साहब आपको सिर्फ इतना महत्वपूर्ण की वाइफ का नाम याद था, दामोदर और महेश ठाकुर की रचना याद थी, बस, और कुछ महत्वपूर्ण नहीं था आपका। और सिंगोड़ का राजधानी को बनाया था, वो महत्वपूर्ण था। रानी दुर्गावती 1550 से लेकर 1564 ईस्वी, ठीक है ना, याद रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1550 से 1564, ठीक है ना। याद रखना आपके लिए रानी दुर्गावती एक महत्वपूर्ण शासिका के रूप में जानी जाती है। और यहाँ से आपके भर के क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं रानी दुर्गावती के जन्म की। जन्म कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1524 को इनका जन्म हुआ था, दुर्गा अष्टमी के दिन। दुर्गा अष्टमी के दिन कहाँ पे? चंदेल शासक कीरत सिंह के भाई सालवाहन के यहाँ, ठीक ना, क्या रखना। उनका विवाह कब हुआ था? 1542 में। दलपत साय के साथ हुआ था, इसको आपको याद रखना है। इनके पुत्र का नाम क्या था? वीर नारायण था, वीर नारायण था। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे ही दलपत साय, अब सुन लें, आप एक बात है, जैसे ही दलपत साय का निधन होता है तो रानी दुर्गावती सती बनना चाहती थी। सती समझते हो आप लोग क्या होता है? सती पिता का हमने साक्ष्य पढ़ चुके, सती समझ चुके क्या होता है। सती क्या होता है? जब कोई पुरुष मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसकी पत्नी उसके साथ उसकी चिता में अपने आप को झोंक देती है, अपना दाह संस्कार कर लेती है जिंदा। ये मर जाती है बिल्कुल, जाके उसकी चिता में बैठ जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो इनके दीवान थे आधर कायस्थ, जो कि दलपत साय के समय पर भी थे, आधर कायस्थ व मान ब्राह्मण व मान नामक ब्राह्मण, इन्होंने रानी दुर्गावती को समझाया कि आप सती मत बनो, अपने आवयस्क पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनो, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया? गद्दी पे तो नहीं बैठी,
लेकिन इन दोनों के आदर कायस्थ जो कि दीवान थे, उस समय ब्राह्मण थे मान, मान नामक ब्राह्मण के सलाह पर क्या किया, सतीनी बने और अपने वीर नारायण को, अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर उठाला और उनकी संरक्षिका के तौर पर काम किया, उनकी संरक्षिका के तौर पर काम किया, मतलब उनकी देखरेख करने लगे, उनकी संरक्षिका के तौर पर काम किया। रानी दुर्गावती ने अपनी नई नई राजधानी चौरागढ़ को बनाया। किसको? अपनी राजधानी चौरागढ़ को बनाया। इस बात को आपको याद रखना है, अपनी राजधानी चौरागढ़ को बनाया, ठीक है ना। राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो रानी दुर्गावती के विरुद्ध प्रथम जो आक्रमण हुआ था मियाना के अफगानों द्वारा किया गया था। देखना, रानी दुर्गावती के खिलाफ जो प्रथम आक्रमण था क्या था बेटा, मियाना के अफगानों द्वारा, मियाना अफगान शासकों द्वारा किया गया था। इसमें अफगान शासक क्या हुए थे, पराजित हुए थे, याद रखना, ठीक है ना। इसके उपरांत क्या किया था, मियाना के जो अफगान शासक थे उन लोगों ने क्या किया, रानी दुर्गावती की सेना में नौकरी ली। तो रानी दुर्गावती के समय दूसरा आक्रमण किसका हुआ था, सेकेंड आक्रमण रानी दुर्गावती पर। सेकेंड आक्रमण गुजरात के शासक या मालवा के शासक बाज बहादुर, कहानी पढ़ी ना बाज बहादुर की, बाज बहादुर ने किया था, ठीक है ना, जिसको रानी दुर्गावती ने बुरी तरह पराजित किया था और बाज बहादुर क्या गया था, रण क्षेत्र से भाग गया था, युद्ध क्षेत्र से भाग गया था। इस बात को याद रखना। जो रानी दुर्गावती को थर्ड आक्रमण हुआ था किसका हुआ था, याद रखना बेटा, कड़ा मनकपुर के मुगल सूबेदार आसफ खां का। क्या? जो अकबर के समय पर कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, आसफ खां। आसफ खां, ये नाम आपसे पूछा किसे, आसफ खां, इसको बोलते हैं अब्दुल मजीद। अल्लाह नाम क्या मिलेगा, अब्दुल मजीद इसका सही नाम है। तो आसफ खां कड़ा मणिकपुर का जो सूबेदार था, मुगल सूबेदार आसफ खां, उसने तीसरा आक्रमण किया था। थर्ड आक्रमण किसका हुआ था, कड़ा मणिकपुर के सूबेदार आसफ खां का हुआ था, मुगल सूबेदार था। कौन था, मुगल सूबेदार था आपका, मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था रानी दुर्गावती पर। इन दोनों के मध्य क्या हुआ था, नरई का युद्ध। जो आसफ खां और रानी दुर्गावती के मध्य युद्ध हुआ था उसको हम क्या, नरई के युद्ध के नाम से जानते हैं। किसको बेटा, नरई के युद्ध, नरई का युद्ध जानते हैं, ठीक ना। इसको हम नरई या नरनई नाला का युद्ध, नरलई नाला का युद्ध, इन नामों से जानते हैं। नरई नामक स्थान पर इन दोनों के मध्य क्या होता, युद्ध हुआ था। यहाँ पे रानी दुर्गावती की पराजय हुई थी। हालांकि रानी दुर्गावती की पराजय नहीं हुई थी, जब उनको लगा था कि वो हारने वाली हैं तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए स्वयं की कटार से आत्महत्या कर ली थी। कब, 24 जून 1564 को, 24 जून 1564 को हार की स्थिति देखते हुए उन्होंने क्या की थी, आत्महत्या की थी अपने स्वयं की कटार से, वो भी आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए। अब देखो, बोलने का तरीका और इतिहास को प्रेजेंट करने का तरीका कैसा होना चाहिए भैया। आत्महत्या तो नेगेटिव वर्ड है, लेकिन उन्होंने उन्होंने इसको सेंटेंस का, उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए, आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए हार की स्थिति देखते हुए स्वयं से क्या की थी, अपनी कटार से आत्महत्या कर ली थी, ठीक है ना। ठीक, याद रखना। इस दिवस को हम लोग 24 जून को क्या, हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जून को हम लोग क्या, एमपी में बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बात को आपको याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि बलिदान दिवस की डेट क्या है, तो 24 जून है। क्या है, 24 जून। अच्छा, रानी दुर्गावती के हाथी का नाम क्या था, इस युद्ध में जो मारा गया था रानी दुर्गावती का हाथी, उसका नाम भी पूछा जाता है। क्या नाम है बेटा, सरमन। क्या, सरमन। आपसे कोई घटिया से एग्जाम में पूछा गया है, पुलिस वगैरह के एग्जाम में, ठीक है ना, सरमन इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। चलो, इस बात को आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ पे देखो क्या देखा, रानी दुर्गावती की राजनीतिक गतिविधियां, याद रखना क्या, राजनीतिक उपलब्धियां, हेडिंग डाल दो यहाँ पे, क्या, राजनीतिक उपलब्धियां। इन आक्रमण में देखे, पहला म्यान अफगानों का जो बाद में उनकी सेना में भर्ती हो जाते हैं। सेकंड बाज बहादुर का पराजित होकर भाग जाता है। तीसरा में क्या, कड़ा मानिकपुर के मुगल सूबेदार आसफ खां का, ठीक है ना, जिसको हम क्या, नरलई के युद्ध या नरई के युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग।
आपसे पूछी जाएगी रानी दुर्गावती की समाधि कहां पर है, इसमें समाधियों लिख लो। रानी दुर्गावती की समाधि कहां पे? नरेग्राम जबलपुर, नरेग्राम जबलपुर में है समाधि है। किसकी समाधि? रानी दुर्गावती की। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना? इस बात को आपको याद रखना है। चलो बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों की, रानी दुर्गावती की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां तो याद रखना, महेश ठाकुर के साथ साथ उनके भाई भी इनके दरबार में थे। तो महेश ठाकुर प्लस दामोदर ठाकुर, तेग ठाकुर और आपके मेघ ठाकुर, ये चारों भाई रानी दुर्गावती के दरबार में सुशोभित थे, विद्वान थे, चारों के दरबार में थे। इसके अलावा मान नामक ब्राह्मण भी था, जिसने रानी दुर्गावती को सती होने से बचाया था। और साथ में आपका ना पद्मनाथ भट्टाचार्य, पद्मनाथ भट्टाचार्य जैसे विद्वान इनके दरबार में सुशोभित थे, ठीक है ना? साथ ही साथ ध्यान रखना, रानी दुर्गावती के समय पर बल्लभ संप्रदाय के बल्लभ संप्रदाय के जो प्रसिद्ध संत हैं विठल दास, विठल दास दक्षिण प्रवास के दौरान यहाँ पर रुके थे। दक्षिण प्रवास के दौरान यहाँ पे रुके थे, कहाँ पे? गढ़ा पर, गढ़ा पर, गढ़ा में रुके थे विठल दास, ठीक है ना? बल्लभ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत जब दक्षिण से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने गढ़ा में विश्राम किया था, इस बात को याद रखना, ठीक है ना? बल्लभ संप्रदाय के हैं, ठीक है ना? याद रखना, रानी दुर्गावती ने इनसे दीक्षा भी ली थी। रानी दुर्गावती ने, महत्वपूर्ण क्यों बेटा? क्योंकि रानी दुर्गावती ने इनसे दीक्षा भी ली थी। दुर्गावती ने बल्लभ संप्रदाय की दीक्षा भी ली थी और लगभग 108 ग्राम दान में दिए थे, 108 ग्राम दान में दिए थे, ठीक है ना? याद रखना, ठीक। चलो रानी दुर्गावती के प्रमुख कार्यों में रखना, स्थापत्य में निर्माण कार्य क्या क्या किया इन्होंने? निर्माण कार्य सुनना, रानी दुर्गावती के निर्माण कार्य क्या क्या है बेटा? तो निर्माण कार्य में आपको मिलेगा, ऐसा माना जाता है कि इनके समय पर लगभग 52 तालों का निर्माण कराया गया था। कितने? 52 तालाबों का निर्माण कराया गया था, ठीक है ना? जिनमें से प्रमुख है आपके आधार ताल। आधार ताल कहाँ पे? जबलपुर में है। कहाँ पे? जबलपुर में है। किसके द्वारा? दीवान कायस्थ के द्वारा कराया गया था। जो दीवान था आधार कायस्थ, आधार उसका नाम था, ठीक है ना? आधार कायस्थ, इसने बनवाया था। चेरी ताल जबलपुर में ही है। रानी दुर्गावती की दासी चेरी ने बनवाया था। रानी ताल, रानी ताल कहाँ पे बेटा? जबलपुर में ही है। आपको बता दो जबलपुर को 52 तालाबों का शहर कहा जाता है। जबलपुर को क्या? 52 तालाबों का शहर कहा जाता है। ठाकुर ताल महेश ठाकुर द्वारा बनवाया गया था, ठीक ना? ऐसे ही मिला के लगभग 52 तालाबों का निर्माण जबलपुर शहर में इनके समय पर हुआ था। जबलपुर शहर में इनके समय पर हुआ था। जबलपुर को क्या 52 तालाबों का शहर कहते हैं या नगर कहते हैं, याद रखना। आगे बात करते हैं हम लोग। तो पंचमठा मंदिर, पंचमठा मंदिर भी इनके समय बनाया गया था। पंचवटा मंदिर किसके द्वारा? इनके दीवान आधार कायस्थ द्वारा बनाया गया था। आधार कायस्थ के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना? रानी ताल देख ही लिया, आधार ताल देख लिया, चेरी ताल देख लिया, ठीक है? याद रखना, अभी रानी दुर्गावती की 500वीं 500वीं जयंती बनाई गई थी। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती बनाई गई थी। इस दौरान श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, क्या? एक सेकंड चार्जिंग कर दूं।
इस दौरान श्री अन्न प्रोत्साहन योजना व रानी दुर्गावती स्मारक की पहल की गई है। रानी दुर्गावती स्मारक की पहल की गई है। अच्छा एक बात बताना कमेंट में, क्या पहले से राइटिंग चेंज है? जो शुरुआत आपके लिए क्लास ली थी मैंने, वहां पर राइटिंग बहुत घटिया थी, अब आपके लिए बहुत चेंजेस राइटिंग में, है कि नहीं है? तो इस प्रकार से रानी दुर्गावती भी आपके लिए महत्वपूर्ण थी, समाप्त होता है, ठीक है ना। रानी दुर्गावती क्या समाधि स्थल कहाँ बेटा? बरेला, नरेग्राम बरेला, जबलपुर में। कहाँ पे? नरेग्राम बरेला, बरेला में आपका समाधि मिल जाएगा। पढ़ लिया मैंने, नरेग्राम बरेला में समाधि है रानी दुर्गावती की, इसको पढ़ लिया हमने, ठीक है। याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पे? भोपाल शहीद स्मारक में रानी दुर्गावती की प्रतिमा बनाई गई है। भोपाल शहीद स्मारक में, भोपाल शहीद स्मारक में रानी दुर्गावती की प्रतिमा बनाई गई। साथ ही साथ जनजातीय संग्रहालय भोपाल में भी इनकी प्रतिमा बनाई गई है, रानी दुर्गावती की प्रतिमा का निर्माण कराया गया, ठीक है ना। याद रखना, जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया 1983 में। मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रख दिया, नाम पर जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम, यूनिवर्सिटी का। ठीक है ना। और साथ ही साथ 24 जून 1988 को बलिदान दिवस में, बलिदान दिवस के सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी की थी। डाक टिकट भी जारी की गई थी, डाक टिकट भी इनके नाम से जारी की गई। 24 जून 1988 को बलिदान दिवस पर इनके नाम से डाक टिकट भी जारी की गई थी, ठीक है ना। इस प्रकार से गौड़ वंश के आपके प्रमुख प्रमुख शासक तो हो चुके हैं, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, जहां से अत्यधिक क्वेश्चन आते हैं वो हो चुके हैं। अब इसके बाद आपके जो अन्य आएंगे शासक, उत्तर गौड़वंशी शासक आएंगे। क्या आएंगे आपके? उत्तरकालीन प्रमुख गौड़ शासक आएंगे। इसके बाद आपको देवगढ़ के शासक मिलेंगे, फिर खरेला के गौंड मिलेंगे। अभी गौंड समाप्त नहीं हुआ है। गौंड आपका लगभग, वैसे ऑफलाइन क्लास में लोग पढ़ाते हैं इसको 3 से 4 दिन लग जाते हैं पढ़ाने में, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे तो लग ही जाएगा। नोट्स लिखवाने में 2 से ढाई घंटे आपको लग जाएगा लिखवाने में, ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग अब, उत्तरकालीन गौंड शासक। उत्तरकालीन गौंड शासक जो जो महत्वपूर्ण है उनको हम लोग देखते चलेंगे। यहाँ पे लिखने से ज्यादा थोड़ा सुनने पे ध्यान रखना, जिससे से महत्वपूर्ण चीज हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। उत्तरकालीन गौंड शासक, उत्तरकालीन गौंड शासक, हेडिंग डालेंगे चंद्रशाह। थोड़ा स्पीड भी पकड़ेंगे यहाँ से हम लोग, फैक्ट है मोस्टली। चंद्रशाह 1564 से 1576 ईस्वी। अच्छा यहाँ पे एक चीज रहेगी थोड़ा, एक अभी रुक जाओ, इसको लिखना मत। पहले वीर नारायण की, जब मैंने इसकी बात की वीर नारायण की, तो यहाँ की कुछ कहानी सुन लो। वीर नारायण की कौन थे बेटा? राजा दलपत साय के पुत्र थे। वीर नारायण कौन थे? राजा दलपत साय के पुत्र थे। जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? जन्म चौरागढ़ के किले में हुआ था, 1545 को हुआ था, ठीक है ना। नरई के युद्ध में भाई साहब ए भी आपका किससे? आसफ खां से सामना कर रहे थे। नरई के युद्ध में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था 1564 में, अपनी माँ के साथ इनने भी पार्टिसिपेट किया था आसफ खां के साथ, ठीक है ना। जब आसफ खां के साथ जब युद्ध कर रहे थे तो घायल हो गए, और घायल होने के बाद कहाँ पे? चौरागढ़ पहुंच गए, ठीक है ना। और चौरागढ़ किले पर जब आक्रमण किया तो वहां पे ये इनकी क्या हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। याद रखना, यहाँ की एक घटना है फेमस, चौरागढ़ सत्याग्रह। चौरागढ़ सत्याग्रह ये घटना क्या है? तो चौरागढ़ सत्याग्रह की घटना कही जाती है कि भैया जब वीर नारायण की मृत्यु हो चुकी थी चौरागढ़ के दुर्ग में, तो वहां पे स्थित जितनी महिलाएं थी, जितनी महिलाएं थी, सभी ने चौरागढ़ के किले में अपने सतत्व को प्राप्त किया और जौहर किया। जौहर किया या जौहर, सभी महिलाओं ने क्या किया? जौहर किया। तो उस घटना को चौरागढ़ सतत्व बोलते हैं। चौरागढ़ सतत्व की घटना चौरागढ़ किले से संबंधित है, नरई के युद्ध से संबंधित है, 1564 की घटना है। बस चौरागढ़ सतत्व आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो तो वापस आते चंद्रशाह पे अपने।
चंद्र साय पर। चंद्र साय पर आते वापस, चंद्र साय पर। चंद्र साय कौन था बेटा? दलपत साय का छोटा भाई था। छोटा भाई था। भाई साहब ने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया था, मुगल अधीनता स्वीकार की थी, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस लिख लो। मुगल अधीनता स्वीकार की थी। बदले में क्या? चंद्रसाय ने मुगलों को, चंद्रसाय ने मुगलों को 10 महल अपने दिए थे, 10 गढ़ सौंपे थे। महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। चंद्रसाय के दो पुत्र थे, चंद्रसाय के दो पुत्र थे आपके। नंबर एक मधुकर साय, सॉरी यार, है ना, चंद्रसाय की हत्या, चंद्रसाय की हत्या, चंद्रसाय की हत्या। चंद्रसाय के दो पुत्र थे, सुनना यहाँ पे, कहानी सुनना। चंद्रसाय के दो पुत्र थे, एक का नाम क्या था बेटा? एक का नाम था मधुकर साय, और एक का नाम मदन साय। क्या नाम था? मदन साय। एक छोटा पुत्र है, एक बड़ा पुत्र है। तो चंद्रसाय के छोटे पुत्र मधुकर साय ने, चंद्रसाय के छोटे पुत्र मधुकर साय ने क्या किया? मदन साय और चंद्रसाय की हत्या कर दी। कहां पे हत्या की बेटा? जबलपुर में आपने नाम सुना होगा मदन महल। क्या? मदन महल, आपने नाम सुना मदन महल। वहां पे इन दोनों की हत्या कर दी थी। वहां पे क्या? इन दोनों की हत्या कर दी थी और राजगद्दी प्राप्त की। तो गद्दी पर कौन बैठेगा? मधुकर साय बैठेगा। कौन बैठेगा गद्दी पर? मधुकर साय बैठेगा। मधुकर साय गद्दी पर बैठते हैं। मधुकर साय गद्दी बैठते 1576 से 80, 10 साल होता, ठीक है ना। रखना, मधुकर साय मुगलों के प्रति कृतज्ञता था, कृतज्ञता मतलब कि हाँ भैया उनके प्रति समर्पित था। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मुगलों के दरबार में जाने वाला प्रथम गौंड शासक कौन था? मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गौंड शासक कौन था? मधुकर साय था, है ना। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गौंड शासक था, प्रथम गौंड शासक कौन है बेटा? मधुकर साय। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, ठीक है ना। ठीक है ना। इसी के समय पर बघेलों के साथ संघर्ष शुरू हुआ था। बघेलखंड से या बघेलों से संघर्ष शुरू हुआ था। बघेलों से संघर्ष शुरू हुआ था। इसने क्या? बघेलखंड में सैडो जिला है ना, सैडो जिला, उसके आसपास के भूमि पर कब्जा किया, भूमि पर कब्जा कर लिया था। इसको क्या? गोंड बघेली संघर्ष के नाम से जानते हैं। पूछा गया आपसे, प्रथम गोंड बघेली संघर्ष किसके समय पर शुरू हुई थी? ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, सुनना, मधुकर साय ने अपने भाई मदन साय की हत्या की थी। मधुकर साय ने अपने भाई मदन साय की हत्या की थी। जब उसको अपने इस भाई की हत्या का पछतावा होता है, पछतावा होता है, तो भाई साहब क्या करते हैं? खुद को पीपल के पेड़ से बांध देते हैं। पीपल के पेड़ की खोल में अपने आप को बंद कर देते हैं। खोखल पीपल का पेड़ होता है, उसकी खोल में होता नहीं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अंदर उसमें अपन स्पेस होता, चले जाते हैं, खोखले होते हैं। तो पीपल की पेड़ के जो खोखला होता है उसमें चले जाते हैं और उसमें आग लगा लेते हैं। आग लगाकर अपने प्राण त्याग देते हैं और उससे प्रायश्चित करते हैं। याद रखना, पूछ सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा गौण शासक है जिसने अपने आप को पीपल की खोल में रखकर बंद किया था और आग लगा ली थी, प्राण त्याग दिया था? कौन बेटा? मधुकर साय। मधुकर साय कौन बेटा? मधुकर साय। इसके बाद गद्दी बैठते हैं प्रेम साय या प्रेम नारायण साय। प्रेम साय या प्रेम नारायण साय। कौन? प्रेम साय। इनको हम लोग क्या? प्रेम नारायण के नाम से जानते हैं, प्रेम नारायण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। मधुकर साय की हत्या के बाद क्या बनते हैं? मृत्यु के बाद प्रेम साय बनते हैं।
रखना इनके दरबार में प्रेम नारायण शाह के दरबार में विष्णु दीक्षित व गंगाधर वाजपेयी जैसे विद्वान विद्वान थे, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे ये बीच बीच में विद्वानों का नाम क्यों लिखवाता हूँ? विद्वानों का नाम इसलिए लिखवाता हूँ कि केवल इनसे पुस्तकें नहीं पूछी जाती हैं, आपसे एक क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन विद्वान है, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक कालीन विद्वान है, निम्नलिखित में कौन प्राचीन कालीन विद्वान है, वो आपसे पूछा जाता है। कई बार आपसे क्रम लगाने के लिए आता है, तो इसलिए आपको विद्वानों का नाम लिखवाते हैं, जिससे आपको याद रहे कि विष्णु दीक्षित और गंगाधर वाजपेयी कहाँ पे थे? मध्यकाल में थे, ठीक है ना। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पे याद रखना 1535 ईस्वी की घटना है। 1535 ईस्वी में 1535 ईस्वी बुंदेला शासक जुझार सिंह, ओरछा के बुंदेला शासक जुझार सिंह क्या करते हैं भाई साहब? ओरछा का बुंदेला शासक जुझार सिंह प्रेम साहिब पर आक्रमण करता है। कहाँ पे? चौरागढ़ के किले पर आक्रमण करता है, जिसमें प्रेम साहिब की हत्या हो जाती है, प्रेम साहिब की मृत्यु हो जाती है। बुंदेला, अब सुनना, प्रेम साहिब क्या था भैया? मुगलों के अधीनस्थ थे, जो गौंड थे मुगलों के अधीनस्थ थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रेम साहिब की हत्या हो गई, प्रेम साहिब की मृत्यु हो गई। तो जुझार सिंह को दंडित करने के लिए मुगल शासक शाहजहां ने मुगल शासक शाहजहां ने औरंगजेब के नेतृत्व में एक सेना भेजी। औरंगजेब के नेतृत्व में सेना भेजी और जुझार सिंह जंगलों में भाग गया, ठीक है ना। और जो गोंड लोग नाराज थे, उन्होंने किसकी? जुझार सिंह की हत्या कर दी। तो ये घटनाक्रम इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है और आपको हिस्ट्री वालों के लिए महत्वपूर्ण। मैं इतना डीप में इसलिए जा रहा हूँ कि यही क्लास आपके लिए, जिनका हिस्ट्री विषय है ना, वो लोग यूनिट 10 के लिए भी देख रहे हैं। ध्यान रखना, जो पेपर मारने वाले बच्चे हैं, उनके अलावा जो हिस्ट्री के बच्चे हैं, वो भी इस क्लास को देख रहे हैं। इसलिए थोड़ा डीप में जा रहा हूँ कहानियों को लेके, क्योंकि आपके एग्जाम में थोड़ा वहां पे बच्चों को काम में आ जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोग घबराना, पेपर होने वाले बच्चे घबराना मत, ठीक है। क्योंकि यूनिट 10 में भी कहानी आने वाली है पूरी, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा डीप में पढ़ा रहा हूँ मैं। ये बात करें हम लोग हृदय साय, आगे गद्दी बैठेंगे हृदय साय, इनको हृदय साय के नाम से जानते हैं। हृदय साय, इनको हम लोग हृदय साय के नाम से भी जानते हैं, हृदय साय। अब 1635 से 1671, 1635 से 1671 प्रेम साय का उत्तराधिकारी था, ठीक है ना। ठीक, याद रखना, इसने किसको? रामनगर को अपनी राजधानी बनाया। रामनगर को राजधानी बनाया। इसके दरबार में विष्णु दीक्षित, कमला दत्त ठाकुर, कमला दत्त ठाकुर, वैद्यनाथ दीक्षित इत्यादि इत्यादि लोग रह रहे थे। हृदय साय स्वयं में क्या था? एक संगीतकार था। क्या था बेटा? संगीतकार था। इसने दो ग्रंथों की रचना की है संगीत में, एक हृदय कौतुक, एक हृदय कौतुक, एक हृदय प्रकाश, एक हृदय प्रकाश। इन रचनाओं को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इन रचनाओं को आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जुझार सिंह, अब याद है आपको जुझार सिंह की हत्या किसने की थी? जो आपके गोंड लोग थे, उन लोगों ने जुझार सिंह की हत्या कर दी थी। तो जुझार सिंह का भाई था पहाड़ सिंह। जुझार सिंह का भाई था पहाड़ सिंह। अब पहाड़ सिंह ने क्या किया? पहाड़ सिंह ने
पहाड़ सिंह ने मुगलों की सहायता से चौरागढ़ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, चौरागढ़ से कब्जा कर लिया। नंबर 1 पॉइंट रखना। हृदय साय कहाँ पहुंच गए, हृदय साय भागकर रीवा के शासक अनूप सिंह क्या पहुंच गए, हृदय साय कहाँ पे, बघेली शासक, रीवा के जो शासक थे बघेली अनूप सिंह, उनकी शरण में जाके पहुंच गए। तत्पश्चात पहाड़ सिंह ने बुंदेला के रीवा शासक क्या भी हमला किया, वहां पे अनूप सिंह हृदय साय दोनों भाग गए। कहाँ पे, वहां पे अनूप सिंह और हृदय साय दोनों को भागना पड़ा। जब पहाड़ सिंह ने कहा किया, रीवा पर आक्रमण किया, तो रीवा से किसको, अनूप सिंह को भी और आपके हृदय साय दोनों को भागना पड़ा और जाके त्योंथर के जंगलों में शरण ली। कहाँ पे, त्योंथर, छत्तीसगढ़ में आपका त्योंथर के जंगलों में शरण ले ली भाई साहब ने। इस बात को आपको रखना है, ठीक ना। पहाड़ सिंह जब वापस लौट गया तो उसके बाद अनूप सिंह ने रीवा पर और हृदय साय ने अपना कहां पर, गोंडवाना पर अधिकार कर लिया। हालांकि इसके पश्चात ही हृदय साय ने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था और राजधानी कहाँ पे, चौरागढ़ से रामनगर ले गया था। रामनगर किस लिए बेटा, इसी घटना के पश्चात क्या किया था, इसी घटना के पश्चात राजधानी परिवर्तन किया था, ठीक ना। तो कहां पर, चौरागढ़ से रामनगर ले गए थे। रामनगर कहाँ पे बेटा, रामनगर आपको मंडला जिले में, कहाँ पे, मंडला जिले में आपको मिलेगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना याद रखना कि भैया हृदय साय ने राजधानी परिवर्तन किया था। एक कहानी सिर्फ मैंने आपको बताई है पेपर 2 वालों के लिए, ठीक है ना। बस इतना याद रखना कि चौरागढ़ से रामनगर राजधानी कौन ले गया था, हृदय साय ले गया था, हृदय साय ले गया था, ठीक है। चलो याद रखना, यहाँ पे हृदय साय के समय के स्थापत्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्थापत्य आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो हेडिंग डालो, हृदय साय के स्थापत्य, क्या क्या भाई इसने बनवाया था, क्या क्या काम इसने करवाए थे। नंबर 1, मोती महल का निर्माण कराया था। क्या मंडला में मोती महल का निर्माण कराया था, जो कि 3 मंजिला है, क्या है, 3 मंजिला इमारत है, ठीक है, 3 मंजिल इसमें है। आयताकार है, रेक्टेंगल है, आयताकार है, इसको याद रखना, ठीक है ना। इसे अपन राजा के महल के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रांगण में कुंड स्नागार है और मोती महल से अनेक सुरंगें निकलती हैं जो मदन महल और मंडला के दुर्ग को जोड़ती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोती महल, जो मंडला का मोती महल है, यहाँ से बहुत सारी क्या निकलती है, सुरंगें निकलती हैं जो कि जबलपुर तक जाती हैं, जो कि क्या, जबलपुर तक जाती हैं, ठीक है ना। चलो इस चक्कर जब मैं जबलपुर में रहता था तो जब भी मदन मदन महल जाता था, उसके आसपास के पूरे पहाड़ों पे ऐसे घूमता था रात रात में टॉर्च लेके। वहां पे अलाउ नहीं है ऐसे घूमना, मैं रात में सोए थे टॉर्च लेके हम लोग घूमते रहते थे, कुछ तो एक आध सुरंग मिले, जैसे धन संपत्ति कुछ मिले, कुछ नहीं मिला। मैं लगभग 1.5 साल तक रहा हूँ जबलपुर में। आपको एक होटल अकेडमी में पढ़ाया है और वहाँ पे मरिया जी में जैन संस्थान है, वहाँ पे वर्किंग की मैंने और साथ में इंडिविजुअल पर्सन को भी पढ़ाया मैंने वहाँ पे, ठीक है ना। चलो वहीं से मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए थे, बोले ना, हुस्न परी वो जाने जहाँ, हुस्न परी वो जाने जहाँ, सौंदर्य सावन निर्मा, सब अब गलत मत ले जाना यहाँ पे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्या रखा इन्होंने, बेगम महल का भी निर्माण कराया था। क्या, इनके समय पर आपका बेगम महल का निर्माण हुआ था, बेगम महल, इसको हम लोग बेगलिन महल के नाम से जानते हैं, बघेलिन महल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बेगलिन, बघेलिन, रानी बघेलिन, क्या, बेगम महल का निर्माण करा, इसको हम बघेलिन बघेलन और रानी महल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कहाँ कराया था, इसकी याद में कराया था, अपनी पत्नी चिमनी रानी की याद में, अपनी पत्नी चिमनी रानी की याद में करवाया था, जो कि मुगल शैली का महल है, जो कि मुगल शैली का एक महल है, ठीक है ना। कहाँ पे कराया था बेटा, रामनगर मंडला में, कहाँ पे, रामनगर मंडला में, इस बात को याद रखना। आपको याद रखना, राय भगत की कोठी, राय भगत की कोठी याद रखना, राय भगत की कोठी का निर्माण कराया था इन्होंने, ठीक है ना। हृदय साय ने अपने दीवान के रूप में कराया, अपने दीवान के लिए, ठीक है ना।
अपने दीवान के लिए कराया था, ठीक है ना। इस कोठी का प्रयोग मोस्टली राज दरबार के रूप में होता था, राज दरबार के रूप में होता था, ठीक है। इसके अलावा दल बदल महल, दल बदल दल बदल महल का भी निर्माण कराया था। किसके लिए? अपने सैनिकों के लिए और सेनापतियों के लिए, सैनिकों व सेनापतियों के लिए दल बदल महल का निर्माण कराया था। ठीक है ना। एक इनके समय पे काला पहाड़ फेमस है। अरे काला पहाड़ क्या है बेटा? काला पहाड़ कुछ और नहीं है, जे 8-10 कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, काले पत्थर हैं, उनसे एक पहाड़ बन गया। चूंकि इन पत्थरों को किसी निर्माण के लिए लेके आए गए थे, किसी निर्माण के लिए लाया गया था, लेकिन वो निर्माणाधीन है, उनसे कुछ बनाया नहीं गया, वहीं पे पड़े हुए हैं। तो एक वहां पे गंदगी पड़ी, हर चीज पड़ी है, तो एक पहाड़ के रूप में बदल गया, तो काला पहाड़ के रूप में जानते हैं, ठीक है। मंडला में आपको फल की आकृति में, ठीक है ना। साथ से आपको विष्णु मंदिर याद रखना है। एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया इन लोगों ने, राजा हिरसाई ने एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया है, ठीक है ना। जो किसने कराया? हृदय साई की पत्नी सुंदरी देवी ने, हृदय साई की पत्नी सुंदरी देवी ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें भगवान विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य इत्यादि इत्यादियों की मूर्तियां हैं, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स में आपको याद क्या रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर हृदय साई मेडिकल कॉलेज कर दिया है। क्या? मध्य प्रदेश सरकार ने मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर कॉलेज का नाम बदल क्या कर दिया बेटा? हृदय साई मेडिकल कॉलेज, हृदय साई मेडिकल कॉलेज कर दिया है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद जो गद्दी पे आते हैं बेटा छत्र साय, कौन आते हैं? छत्र साय। हृदय साय का गद्दी कौन? छत्र साय। एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? छत्र साय आते हैं। तो गद्दी पे कब से कब बैठते हैं? तो रखना 1672 से 84, ठीक है ना। छत्र साय के समय पे एक बात आपको याद रखना है, इसके शासन के समय ही औरंगजेब के दक्षिण अभियान शुरुआत हुए थे। औरंगजेब के, दिल्ली का मुगल सुल्तान औरंगजेब के दक्षिण अभियान शुरू हुए थे, ठीक है ना। दक्षिण अभियान शुरू हुए थे, ठीक। फिर आपकी गद्दी पे आते केसरी साय, कौन आते हैं? केसरी साय आते हैं, ठीक है ना। केसरी साय की हत्या उसके चाचा हरि सिंह द्वारा कर दी जाती है, तो हरि सिंह गद्दी पे बैठते हैं। क्या? हत्या किसके द्वारा? हत्या केसरी साय की हरि सिंह द्वारा, ठीक है ना। हरि सिंह क्या बैठते हैं? गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है ना। और जब गद्दी पे बैठते हैं तो भैया हरि सिंह के मामा उनको लुढ़का देते हैं। उनके मामा कौन है बेटा? उनके मामा नरेंद्र साय के मामा, हरि सिंह के मामा जोगराज सिंह उनको हत्या कर देते हैं, तो ये पहाड़ सिंह गद्दी पे बैठते हैं। पहाड़ सिंह आते हैं आपके, ये कुछ नाम महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पे। हृदय साय के बाद याद रखना, हृदय साय के बाद आपको छत से याद रखना है कि औरंगजेब के दक्षिण अभियान शुरू हुए थे। फिर केसरी साय नाम याद रख लो, हरि सिंह नाम याद रख लो, पहाड़ सिंह नाम याद रख लो, बस। कुछ घटना याद नहीं रखनी आपको, कुछ भी घटना याद नहीं रखनी, ठीक है ना। पहाड़ सिंह के समय पर आपको क्या रख सकते हो, रखना हो तो पहाड़ सिंह के समय पर आप याद रख लो क्या भैया, पहाड़ सिंह नरेंद्र साय के विरोध की वजह से कहाँ पे दक्षिण में चले गए थे और बीजापुर में औरंगजेब की सेना में शामिल हो गए थे पहाड़ सिंह, ठीक है ना। फिर बैठते हैं नरेंद्र साय गद्दी पर, क्या बैठते हैं? नरेंद्र साय गद्दी पर बैठते हैं। नरेंद्र साय गद्दी पर बैठते हैं, तो नरेंद्र साय के महत्वपूर्ण कुछ है क्या? बताओ। क्या रखना? नरेंद्र साय महत्वपूर्ण क्या है कि पहाड़ सिंह ने क्या किया था? पहाड़ सिंह दक्षिण चले गए थे ना, और औरंगजेब की सेना में शामिल हो गए थे। इसकी
औरंगजेब की सेना में शामिल हो गए थे, फिर उनको मुगलों को सहायता मिल गई थी। तो नरेंद्र शाह जब गद्दी पे बैठता है तो पहाड़ सिंह क्या करता है, मुगलों की सहायता से नरेंद्र शाह के विरुद्ध क्या करता है, आक्रमण करता है। क्या करता है, आक्रमण करता है। और दोनों के मध्य क्या होता है बेटा, दोनों के मध्य फतेहपुर का युद्ध होता है। क्या होता है, फतेहपुर का युद्ध होता है। फतेहपुर का युद्ध होता है जिसमें क्या होती है, नरेंद्र शाह हार जाता है, नरेंद्र शाह हार जाता है। किंतु दोनों के मध्य क्या होता है, नरेंद्र शाह हार जाता है, नरेंद्र शाह भाग जाता है। फिर दोनों के मध्य क्या होता है, केतु गांव का युद्ध। क्या होता है, केतु गांव का युद्ध। केतु गांव के युद्ध में क्या होता है, पहाड़ सिंह की हत्या हो जाती है और नरेंद्र शाह का बदला पूरा हो जाता है। ठीक ना, पूरा हो जाता है। ठीक, याद रखना इसी समय पे बुंदेला शासक थे छत्रसाल। कौन थे बेटा, बुंदेला शासक छत्रसाल थे इसी समय पे। तो छत्रसाल के भय से, बुंदेला शासक छत्रसाल के भय से नरेंद्र शाह ने राजधानी परिवर्तन किया। क्या किया, नरेंद्र शाह ने राजधानी परिवर्तन किया और रामनगर से अपनी राजधानी कहाँ, प्रॉपर मंडला को बनाई। कहाँ पे, मंडला को। रामनगर से अपनी राजधानी ले गए कहाँ पे, प्रॉपर मंडला जिले के, मंडला शहर में ले गए। मंडला को बनाया, रामनगर से राजधानी मंडला ले गए। ठीक, ठीक है ना। तभी से गोंडवाना राज को गड़ा मंडला कहा जाने लगा। ठीक है ना। चलो, याद रखना नरेंद्र शाह की सरकारी मुद्रा पर जो आपको नाम मिलता है, महाकाली का नाम मिलता है। पूछा गया आपसे कि किस गौड़ शासक की सरकारी मुद्राओं पर महाकाली का नाम मिलता है, तो रखना किसकी, नरेंद्र शाह की। किस गौड़ शासक की मुद्रा पर महाकाली नाम मिलता है, तो नरेंद्र शाह की। किसकी, नरेंद्र शाह की मुद्रा पर आपको महाकाली नाम मिलेगा। इस बात को आपको रहना, ठीक है ना। ठीक है ना। नरेंद्र शाह की दो बहनें थी, नरेंद्र शाह की दो बहनें थी जिनका नाम आपसे पूछा नहीं जाता कि इनकी विवाहिक घटना है। इनकी दो बहनें थी, क्या थी, बहनें थी। नरेंद्र शाह की दो बहनें कौन थी, मानकुंवर और दानकुंवर। मानकुंवर और दानकुंवर, जिनका विवाह देवगढ़ के शासक, जिनका विवाह मानकुंवर का विवाह किसके, देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद के साथ, बख्त बुलंद के साथ किया था। देवगढ़ शासक बख्त बुलंद के साथ। और दानकुंवर के विवाह रतनपुर के राजा राज सिंह के साथ, रतनपुर के राजा राज सिंह के साथ। ठीक है ना। चलो, इतना याद रखना। इसे पेपर वन वाले लोग याद नहीं करेंगे, इसे पेपर टू, थोड़ा यहाँ पर डीप चल रहा है, परेशान मत होना। ये पेपर टू वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद गद्दी पे बैठेंगे, इसके बाद गद्दी पे बैठेंगे हम लोग। तो गद्दी पे कौन आएगा बेटा, महाराज शाह। कौन आएगा, महाराज शाह। इसके बाद महाराज शाह गद्दी पर आएंगे 1731 और 1741 तक शासन करेंगे, 10 साल तक। ठीक है ना। इसके समय पर जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, मराठा शासक, क्या मराठा शासकों की यहाँ पे क्या होता है, आक्रमण होता है। ध्यान रखना, पेशवा 1741 में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने, बालाजी बाजीराव ने कहां पर, मंडला पर आक्रमण किया, मंडला पर आक्रमण किया। इससे अपमानित होकर, अपमानित महसूस कर कर, इसमें क्या हुई, हार हुई। हार होने पर क्या किया, अपमानित महसूस किया और अग्नि समाधि ले ली। क्या कर लिया, अग्नि समाधि ले ली, अग्नि समाधि ले ली। ठीक है ना। चलो यार, मैंने क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, होमवर्क है आपके लिए, कमेंट में आपको बताना है। नंबर 1, ऐसा कौन सा राजा है, किस वंश का राजा है, कौन सा राजा है जिसने गंगा प्रयाग संगम पर, गंगा यमुना के प्रयाग संगम पर, प्रयाग संगम पर जल समाधि ली थी। नंबर 2, ऐसा कौन सा राजा है जिसने, अभी हमने पढ़ा था कि पीपल के वृक्ष में कैद कर कर स्वयं को आग लगा ली थी। और किस वंश का राजा, बताओ, बताओ जल्दी।
इन दोनों के आपको नाम बताने हैं, ठीक है ना। महाराज शाह के बाद गद्दी बैठते बेटा शिवराज शाह। क्या? महाराज शाह के बाद गद्दी बैठते हैं शिवराज शाह। शिवराज शाह। टाइम पीरियड क्या है? 1741 से 1749। 1741 से 1749 गद्दी बैठते, ठीक ना। इनके समय पे भी 1742 में पेशवा बालाजी बाजीराव ने क्या किया? मंडला पर आक्रमण किया। पेशवा बालाजी बाजीराव ने फिर से मंडला पर आक्रमण किया। फिर से मंडला पर आक्रमण किया और इस बार मंडला पर अधिकार कर लिया। मंडला पर अधिकार कर लिया और फिर बाद में शिवराज शाह को लगभग 4 लाख रुपए सालाना चौथ देनी पड़ी। सालाना चौथ देनी पड़ी। चौथ में आपको बता चुका हूँ चौथ क्या होता है, सरदेशमुखी क्या होता है। मराठा प्रशासन की कर प्रणाली होती है चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है ना। चलो इसके बाद गद्दी पर दुर्जन शाह कौन आते हैं? दुर्जन शाह आते हैं। दुर्जन शाह 1749। ठीक है ना, जो कि शिवराज शाह का अवैध पुत्र माना जाता। अवैध पुत्र, अवैध पुत्र समझ रहे हो ना, पड़ोसी की बीवी से, ठीक है ना। इसको आप लोग क्लिप मत बना देना भाई। पता है एक बार आपको बताऊं, मैं जब एमपी पॉलिटी पढ़ा रहा था एक ऑनलाइन क्लासेस में, पेड बैच था, ऐप पर बैच था। हुआ क्या, तो अपने राज्यपाल कौन थे? छंगुभाई पटेल थे ना। तो उनका नाम कभी भी हम स्पष्ट, मेरे साथ दिक्कत है, मैं वोकैब मेरी पिक्टोग्राफिक मेमोरी है बहुत ज्यादा। मैं कभी किसी के नाम प्रॉपर लिख लूंगा सही से, हाँ ठीक है, बट याद नहीं करता हूँ। आपने लिखने में भी देखा होगा कि अगर बोल कुछ रहा हूँ नाम कुछ लिख रहा हूँ। मेरी वोकैबुलरी बहुत गंदी होती है हिंदी में। हुआ क्या, ऐसे मेरे को नाम ले रहा था तो मैंने छंगू मंगू पटन बोल दिया। छंगू मंगू पटन, पटेल को पटन, छंगू मंगू, और उनका नाम छंगूलाल पटेल है। अब मैं छंगू मंगू बोल दिया। उस बात को 1 साल बाद जब मेरे कलीग ने जॉब छोड़ी किसी वजह से, उसका रीजन भी मैं था और मैं भी था, मेरी भी जॉब गई थी बाद में, उसने उस क्लिप को निकाल के एक स्टूडेंट के नाम से यूज किया और जाके मेरी कंप्लेन कराई। कंप्लेन कराने पे मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। हालांकि मुझे वहां पे जो मेरे ऑनर थे कोचिंग सेंटर के, उनने मेरा साथ वहां पे नहीं दिया कि सर गलत है कि सही है। सर ने बोले सर आप अपना केस अपने हिसाब से देखो। केस किया था बाकायदा, उन्होंने अपना केस अपने हिसाब से देखो। तो हालांकि केस तो मैंने बाद में वापस ले लिया था, बट मैंने जॉब बीच में ही क्विट कर दी थी। जॉब मैंने बीच में ही क्विट कर दी। क्यों क्विट कर दी थी? यार मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपके साथ वर्क कर रहा हूँ, और आप यदि मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है तो वहां पे आपको साथ देना चाहिए कि मैं खुद से फाइट करूं। आई नो दैट कि फाइट तो मुझे करना है, बट बैकबोन सपोर्ट तो आप रहोगे ना। मेरी सैलरी कितनी? 30,000 40,000 उस टाइम पे। भाई पूरे 28 29 में वो सैलरी मिलती थी। और यदि मेरे को वकील भी करना 50,000 चाहिए मुझे। हालांकि मुझे वकील की नीड नहीं, कुछ भी नीड नहीं, वहां पे मेरा हो गया था। मैंने ऐसी बात कर ली, मेरे को झुकने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुरंत जाके माफी मांगी उस व्यक्ति से, है कि नहीं। मैंने केस नहीं बढ़ने दिया, तुरंत माफी मांगी। उसका कहना था विशेष जाति वर्ग से वो थे, उनको ऐसा नाम लिया वैसा नाम लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को वहां पे लगा कि यार ऑनर जहाँ पे साथ नहीं दे रहे, जहाँ पे टीम लीडर ही आपके साथ में नहीं खड़ा है, तो वहां पे मतलब क्या है इस चीज का। और तुरंत मैंने वहां पे छोड़ा। और जो मैं बात करता हूँ ना आपसे बार बार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू बोर्ड में था वहां पे, एपी के बोर्ड मेंबर था। अच्छे खासा मैं इंटरव्यू ले रहा था, दिन के 7 8 इंटरव्यू, 5 6 क्लासेस अच्छी खासी मेरी चल रही थी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। बट मैंने छोड़ दिया, मेरे को नहीं जमा वो चीज, है कि नहीं। तो ये बात है भैया, बातों से क्या है, लेकिन बातों से कुछ सीखने को मिलता है। टीम लीडर आपका कैसा होना चाहिए, टीम लीडर आपका कैसा होना चाहिए, इस बात से आपको पता चलना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दुर्जन शाह बताएंगे बेटा निजाम शाह कौन आएंगे आपके? निजाम शाह गद्दी बैठेंगे। निजाम शाह गद्दी पे बैठेंगे 1749 से 1776 में, ठीक है ना। इन लोगों ने क्या किया भैया, मराठाओं से क्या कर दिया, समझौता कर लिया और नियमित कर देने की बात कर ली भैया, अब आक्रमण मत करो, ठीक है ना।
ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं गद्दी पर महिपाल शाह। महिपाल शाह भी इसका अवैध पुत्र था, मतलब इसकी दासी का पुत्र था, ठीक है ना। ठीक। महिपाल शाह की गद्दी पर बैठने पर निजाम शाह की पत्नी ने विरोध किया। निजाम शाह की पत्नी, विधवा पत्नी बोल दो, निजाम शाह की विधवा पत्नी रानी विलास कुंवरी, विलास कुंवरी ने विरोध किया। ये रानी का नाम रखना बस, ठीक है? रानी का नाम रख लेना, ठीक है ना। चलो, फिर गद्दी बात है नरहरि शाह। नरहरि शाह, नरहरि शाह। नरहरि शाह गद्दी पर आते हैं, और नरहरि के साथ समय क्या होता है, नरहरि शाह ने क्या किया, तेजगढ़ दमोह में, तेजगढ़ नाम सुना होगा, दमोह में एक लोकेशन है, वहां पर मराठों से युद्ध किया। वहां पर क्या किया, मराठों से युद्ध किया। हालांकि पराजय मिली और गढ़मंडला पूरा मराठों के हाथ में चला गया, ठीक है ना। कहाँ पे, मराठों के हाथ में चला गया, ठीक है ना। और फिर मराठों ने किसको, सुमेर शाह को गद्दी पे बैठाला। सुमेर शाह को गद्दी पे बैठाला, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। और सुमेर शाह ने गद्दी पर बैठते ही जो विधवा राजकुमारी थी उसकी हत्या कर दी। बिलास कुंवरी की हत्या कर दी, सबसे पहला काम किया कि इसने हत्या कर दी, ठीक है ना। चलो, ठीक है। यहाँ पे और कुछ भी आपका महत्वपूर्ण नहीं है। मानगढ़ का युद्ध इसके समय फेमस है, 1728 में मानगढ़ का युद्ध हुआ था, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे घटनाक्रम है, बट एक भी घटनाक्रम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। एक भी घटनाक्रम महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। याद रखना, सुमेर शाह जो गद्दी पे बैठा, किसकी सहायता से बैठा, पेशवा, पेशवा प्रतिनिधि, पेशवा प्रतिनिधि विसाजी चंदोकर, विसाजी चांदोकार की सहायता से गद्दी पे बैठा था, इतना याद कर लो बस, ठीक है। फिर नरहरि साहब फिर से गद्दी पे बैठते हैं, नरहरि साहब फिर से गद्दी पे बैठते हैं, फिर सुमेर शाह गद्दी पे आते हैं, क्या, नरहरि साहब गद्दी पे आते हैं, फिर सुमेर शाह गद्दी पे आते हैं। और जब सुमेर साहब वापस गद्दी पर आते हैं, सुमेर साहब वापस गद्दी पर आते हैं, तो अंग्रेजों का आधिपत्य यहाँ पे हो जाता है, गोंडवाना पर किसका, अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है, ठीक है ना। अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। और सुमेर शाह के पुत्र थे शंकर शाह, याद रखना, क्या, सुमेर शाह के पुत्र मिलेंगे आपको शंकर शाह, सुमेर शाह के पुत्र मिलेंगे आपको। देखो मैंने क्या बोला, सुमेर शाह के बाद वापस नरहरि शाह, वापस फिर सुमेर शाह गद्दी पाते हैं, और सुमेर शाह के पुत्र शंकर शाह, शंकर शाह, ठीक है ना, जो कि आपके 1857 की गतिविधि में महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं, देखना शंकर शाह, ठीक है ना। शंकर शाह सुमेर शाह का उत्तराधिकारी था, जिसने क्या किया, 1857 में अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध किया, ठीक है ना। इन्होंने जबलपुर की जो 52वीं रेजिमेंट थी, याद रखना, यहाँ पे थोड़ी कहानी बता दो आपके लिए। जबलपुर की जो 52वीं रेजिमेंट थी, वहां पर लेफ्टिनेंट क्लार्क था, कौन था, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट क्लार्क महोदय उपस्थित थे, जो कि भयंकर क्रूर शासक था, वहां के जमींदारों को, जनता को, राजाओं को भयंकर परेशान करके रखा था। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, तो क्लार्क के अत्याचार के विरुद्ध राजा शंकर शाह, गौंड राजा शंकर शाह और इनके पुत्र रघुनाथ शाह, इनके पुत्र रघुनाथ शाह, दोनों ने क्या किया, युद्ध किया। हालांकि दोनों लोग प्रत्यक्ष रूप से इनके सामने नहीं आते थे, दोनों लोग प्रत्यक्ष रूप से इनके सामने नहीं आते थे, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध जनता को एकजुट करते थे। परिणाम स्वरूप क्या होता था, महाकौशल क्षेत्र में
अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा जन आंदोलन इकट्ठा हो गया। यह बात अंग्रेजों को पता चला कि भाई साहब ये दो व्यक्ति हैं, दोनों लोग उचक मचा रखे हैं। दोनों ने फिर अंग्रेजों ने क्या किया, 14 सितंबर को 1857 को रघुनाथ साय और क्या शंकर साय को गिरफ्तार कर लिया। और 18 सितंबर को रघुनाथ साय और शंकर साय को तोपों से उड़ाकर बांध दिया जबलपुर में। तोपों से उड़ाकर बांध दिया। अगर आप जबलपुर में गए हो, जबलपुर में स्टेशन गए हो, तो स्टेशन के सामने इनकी मूर्तियां बनी हुई हैं। जबलपुर स्टेशन के सामने इनकी मूर्तियां बनी गई हैं, ठीक है ना। तो 18 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 सितंबर को हम लोग क्या, बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखना 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा के विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर साय विश्वविद्यालय कर दिया गया। राजा शंकर साय विश्वविद्यालय कर दिया गया। अच्छा, ये डेट्स कैसे याद रखो, तो मैंने ऐसे याद करी थी। 1857 तो क्या रहेगा, 14 सितंबर अंकित सर के भाई के बर्थडे का, बड़े 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 भाई का बर्थडे है। और 18 सितंबर को मेरा बर्थडे, 4 दिन का अंतर दोनों में, हमने ऐसे याद कर रखा है इस चीज को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे आपकी रानी अवंतीबाई। कौन आएंगे बेटा, यहाँ पे एक रानी अवंतीबाई। रुक जाओ, रानी अवंतीबाई पे नहीं आते हम लोग। हमने कहाँ तक देख लिया बेटा, रानी, सॉरी शंकर साय तक हमने देख लिया, ठीक है ना। शंकर साय तक हमारा खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्ट रिवाइज करते हैं हम लोग, इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि परीक्षा से उठा रहा हूँ मैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पे, आप बोलोगे, लिखना नहीं सिर्फ आप बोलोगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जबलपुर में। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, दमोह में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जबलपुर में। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, दमोह में। रानी दुर्गावती एयरपोर्ट कहाँ पे है, जबलपुर डुमना में। रानी दुर्गावती जयंती कब मनाई जाती है, 5 अक्टूबर को। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस 24 जून को। रानी दुर्गावती सम्मान 2008 से दिया जाता है समाज सेवा और उद्यमिता के क्षेत्र में जनजाति महिलाओं को। रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए है, जो कि 500वीं जयंती से चलाई गई है। रानी दुर्गावती पुरस्कार मेधावी छात्रों को 10वीं 12वीं बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, ठीक है ना, याद रखना आपको। फिर से बोलना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व दमोह, रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर, रानी दुर्गावती जयंती 5 अक्टूबर, रानी दुर्गावती बलिदान दिवस 24 जून, रानी दुर्गावती सम्मान समाज सेवा और रानी दुर्गावती पुरस्कार मेधावी छात्रों को, ठीक है। चलो अब कुछ स्थापत्य की बात करते हैं। इन शॉर्ट में स्थापत्य देख लो कि संग्राम साय ने, देखो क्या रखना, कुछ शॉर्ट में स्थापत्य देख लो, रिवाइज कर लो। संग्राम साय ने क्या क्या बनवाया, तो संग्राम साय ने चौरागढ़ का किला, साथ ही साथ सिंगौरगढ़ का किला, सिंगौरगढ़ का किला बनवाया था। इसके साथ साथ आपका बाजना मठ, बाजना मठ बनवाया था, ठीक है ना। आधार सिंह ने, जो कि दीवान था, इसने क्या, पंचमठा मंदिर बनवाया था। पंचवटा मंदिर बनवाया था। हृदय साय ने क्या बनवाया था, राजा हृदय साय के प्रमुख स्थापत्य कौन से बेटा, तो याद रखना, मोती महल, बाघेलन महल, बघेलन या बेगम महल, बघेलन महल। निजाम साय ने राजराजेश्वरी मंदिर, निजाम साय ने राज राजेश्वरी मंदिर, राज राजेश्वरी मंदिर। नरेंद्र साय ने, नरेंद्र साय ने मंडला का किला, मंडला का किला। देखो फिर से देखना, लिख तो आपने लिए होंगे, रिवाइज करना। चौरागढ़ का किला कहाँ पे बेटा, नरसिंहपुर जिले में, कहाँ पे है, नरसिंहपुर जिले में।
सिंगरौली का किला कहाँ पे बेटा? दमोह में है, दमोह में है। बाजना मठ कहाँ पे है? जबलपुर में है। पंचवटा मंदिर कहाँ पे है? जबलपुर में है। जब जबलपुर से भेड़ाघाट जाते हैं वहां पे मिलते हैं पंचवटा मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत शानदार मंदिर है, ठीक है ना। मोती महल कहाँ पे बेटा? रामनगर मंडला में है, रामनगर मंडला में है। बघेलर महल कहाँ पे है? रामनगर मंडला में है। राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ पे बेटा? मंडला में प्रॉपर, मंडला शहर में ही है। मंडला में। नरेंद्र साय का किला कहाँ पे? मंडला में है। कहाँ पे बेटा? मंडला में। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। गोंड वंश में बहुत सारे आपके साहित्यकार भी है, रचना भी, रचनाकार विद्वान भी है, तो उन विद्वानों की रचनाएं देख लो। जैसे संग्राम साय श्रम में गोंड सम्राट सम्राट थे, और साथ में क्या, आपके संगीतकार भी थे। इन्होंने क्या, रस रत्न माला नामक ग्रंथ लिखा है, रस रत्न माला ग्रंथ लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपसे दामोदर ठाकुर की रचनाएं पूछ सकता है, दामोदर ठाकुर की रचनाएं पूछ सकता है। दामोदर ठाकुर की रचना क्या है? दिव्य निर्णय। क्या बेटा? दिव्य निर्णय। महेश ठाकुर की रचना कौन सी है? महेश ठाकुर की आलोक दर्पण। कुछ मैं आपको लिखवा भी चुका हूं, उनको इस पे लिख लेना, ठीक है ना साथ में। तो मैं आपको क्लास के बीच में लिखवा चुका हूं, उनको लिख लेना। आलोक दर्पण। तिथि तत्व चिंतामणि। पद्मनाथ भट्टाचार्य की रचना क्या है? पद्मनाथ भट्टाचार्य की रचना क्या है बेटा? दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू। दुर्गावती प्रकाश, वीर चंपू। भानुदत्त मिश्र की रचना क्या है? रसमंजरी। लक्ष्मी प्रसाद की रचना क्या है? लक्ष्मी प्रसाद की गजेंद्र मोक्ष। रूपनाथ झा की, जो कि सबसे फेमस है, महत्वपूर्ण भी है, गणेश नृप वर्णम। गणेश नृप वर्णम। वीर वाजपेयी की रचना क्या है? वीर वाजपेयी की रचना क्या है? प्रेम दीपिका। क्या बेटा? प्रेम दीपिका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ के गौड़राज। रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। देवगढ़ के गौड़राज। अब आपको गढ़ मंडला हो गया, अब आपको छोटा सा रह गया है देवगढ़ और खेरला। देवगढ़ और खेरला, ठीक है ना। देवगढ़ के गौड़राज और खेरला। खेरला में आपको रानी अवंती में मिल जाएंगे, याद रखना, ठीक है ना। चलो, इनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट मैं आपको कराऊंगा कि गौड़ वंश से संबंधित है, तो इसमें आपको लिखना है, ठीक है ना। लिखो। देवगढ़ के गौड़राज। देवगढ़ का गौड़ रियासत, देवगढ़ की गौड़ रियासत। 1580 से 1743 तक शासन किया इन लोगों ने, ठीक है। चलो, कौन कौन है बेटा? याद रखना, पृष्ठभूमि क्या है। गढ़ मंडला के शासकों के कमजोर हो जाने के बाद देवगढ़ में धुरवा गोंड राज्य का उदय हुआ। धुरवा गोंड राज्य का उदय हुआ कहाँ पे? देवगढ़ में। कब? गढ़ मंडला के कमजोर होने के पश्चात, ठीक ना। यहाँ पर जो पहले थे अहीरों का राज था, यहाँ पे क्या पहले? अहीर ऑब्लिक ग्वालियों का राज था। इस बात को रखना, ठीक है। इससे पहले क्या था? पहले अहीर ऑब्लिक
ग्वालियर को राज्य माना जाता है, ठीक है ना। ठीक। देवगढ़ के संस्थापक कौन है? देवगढ़ रियासत के संस्थापक कौन है बेटा? तो राजा जाटवा। राजा जाटवा। इन्होंने क्या किया था? जो आपके यहाँ पे ग्वाल राजा थे, ग्वाल राजा धनसूर और रणसूर, धनसूर व रणसूर, इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। अभी बात करूं, इनका विस्तार कहां तक था? देवगढ़ के जो राजा थे, इनका विस्तार कहां तक था देवगढ़ की रियासत का? तो पूरब में वैनगंगा नदी तक, पूरब में वैनगंगा नदी तक, जो आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी। पश्चिम में वर्धा नदी, पश्चिम में वर्धा नदी, उत्तर में सिवनी, छापरा ग्राम, दक्षिण में आपके चांदा, महाराष्ट्र था। इनका साम्राज्य विस्तार था। वर्तमान में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नागपुर, वर्धा के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ठीक। तो राजा जाटवा जो प्रथम शासक थे, उनके बारे में देखते हैं हम लोग। राजा जाटवा। राजा जाटवा को देवगढ़ के किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। देवगढ़ किले का निर्माण कराया, ठीक है ना। जो कि आपके गढ़ मंडला के शासक प्रेमसा है, गढ़ मंडला के शासक प्रेमसाय के समकालीन थे। प्रेमसाय के समकालीन थे, ठीक है ना। फिर आते हैं आपको कोकसाय, फिर कौन आते हैं आपके? कोकसाय आते हैं, ठीक है ना। भाई साहब हमेशा कोकसाय नशे में चूर रहते थे, नशे की लत थी इनको, नशे में रहते थे। इनके समय पर नागपुर का किला इनके यहाँ से चला गया। नागपुर किला मुगलों के अधीन हो गया, मुगलों के अधीन हो गया था कोकसाय के समय। फिर आते हैं आपका केसरी शाह, केसरी शाह, जिनको हम जाटवा द्वितीय के नाम से जानते हैं, जाटवा द्वितीय के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं आपके कोकसाय द्वितीय, कोकसाय द्वितीय आते हैं आपके। यहाँ पे इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण रहेगा मैं आपको बता दूंगा, आप लिखते जाना, सुनना और सुनते चलना। कोकसाय द्वितीय आपके सामने आते हैं। कोकसाय द्वितीय थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कोकसाय द्वितीय महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि औरंगजेब ने इसका नाम क्या रखा था? औरंगजेब ने, औरंगजेब को लगाम नहीं दी थी। कोकसाय द्वितीय ने क्या, औरंगजेब को लगाम नहीं दी, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। कोकसाय ने क्या किया था? कोकसाय ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। धर्म, कोकसाय द्वितीय ने धर्म परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन किया, और अपना नाम क्या रख दिया बेटा? अपना नाम इस्लाम यार खान रख लिया। किसके दबाव में? औरंगजेब के दबाव में, औरंगजेब के दबाव में, ठीक ना। फिर आप क्या थे? दीनार शाह, दीनदार शाह, या इनको अपन दीदार शाह के नाम से जानते हैं। क्या? दीदार शाह के नाम से जानते हैं, दीदार शाह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आते हैं आपके महपति शाह। कौन? महिपत शाह, महिपत शाह आपके आते हैं, ठीक है ना। इन्होंने अपना नाम बदल क्या कर दिया था? बख्त बुलंद रख दिया था, बख्त बुलंद रख दिया था। अच्छा आप बताओ कमेंट में, अभी हमने देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद का नाम कहाँ पढ़ा था? रानी कुंवर सिंह का नाम पढ़ा था आपने, रानी कुंवर सिंह का नाम पढ़ा था आपने, कि कुंवर सिंह का विवाह हुआ था, याद है नहीं? मान कुंवर, दान कुंवर, नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह ने अपनी बहन किसका, मान कुंवर का विवाह शासक बख्त बुलंद से किया था। और याद रखना, औरंगजेब ने महपति शाह के समय ही, इनके समय ही, इनके समय पर ही औरंगजेब ने क्या किया था? देवगढ़ का नाम बदल दिया, देवगढ़ का
नाम बदल के क्या रख दिया, इस्लामगढ़। क्या, इस्लामगढ़ नाम किया था, इस बात को याद रखना है, ठीक ना। फिर आप क्या थे, चांद सुल्तान, जो कि इस साम्राज्य का या इस वंश का एक शक्तिशाली या प्रतापी शासक रहता है, चांद सुल्तान। और चांद सुल्तान एक शक्तिशाली शासक था, ठीक ना, बख्त बुलंद का पुत्र था। क्या रखना, इन्होंने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया, राजधानी राजधानी परिवर्तन किया, और अपनी राजधानी कहाँ पे बेटा, देवगढ़ से नागपुर ले गए, देवगढ़ से वापस नागपुर ले गए, देवगढ़ से नागपुर ले गए, ठीक है ना। और फिर बाद में क्या हुआ, 1743 में रघुजी भोसले, रघुजी भोसले ने क्या किया, देवगढ़ पर कब्जा कर लिया, और देवगढ़ की गोंड रियासत समाप्त हुई। आपको कुछ देवगढ़ के दर्शनीय स्थल हैं, इनके नाम याद करना है। देवगढ़ में घूमने लायक क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपसे पूछ सकते हैं। नंबर 1, मोती टाका, मोती टाका, यहाँ पे आपके शासक समाप्त हो गए। ये कुछ अलग सी चीज आपके देवगढ़ के दर्शनीय स्थल या टूरिस्ट प्लेस लिख लो आप लोग। मोती टंका, बादल महल, हाथी खाना, नक्कर खाना, कचहरी, चंडी मंदिर, इत्यादि इत्यादि आपके दर्शनीय स्थल है देवगढ़ के, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। एक आते हैं आपके खरेला के डॉन, कौन आते हैं, खेरला की गोंड। छोटे से आपका एक छोटा सा राजवंश और है गोंडों में, खेरला की गोंड रियासत। खेरला की गोंड रियासत, ठीक है ना। खेरला की गोंड रियासत, ठीक है ना। तो खेरला की गोंड रियासत कहाँ पे बेटा, एमपी के बैतूल जिले में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के आपको बैतूल जिले में मिलेगी, ठीक है ना। इसका विस्तार बैतूल से कहाँ पे, अमरावती तक था। बैतूल से आपको अमरावती तक आपको इसका विस्तार दिखेगा। नंबर पॉइंट, ठीक है ना। केरला राज्य को अन्य नाम के बदनूर राज्य, बदनूर, बदनूर के नाम से भी जाना जाता था। केरला राज्य को बदनूर के नाम से जाना जाता था, क्या रखना, ठीक है ना। जो मराठी ग्रंथ है विवेक सिंधु, मराठी ग्रंथ विवेक सिंधु में, मराठी ग्रंथ विवेक सिंधु में इस वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। यदि बात करूं प्रमुख शासकों की, तो प्रमुख शासकों आपको मिलेंगे राजा इल, राजा इल, नरसिंह राय और जैतपाल, आपको प्रमुख शासक के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है ना। याद रखना, जो मुगल यहाँ पे लगातार आक्रमण कर रहे थे, तो मुगल शासकों के लगातार आक्रमण से बचने के लिए, मुगल शासकों से लगातार आक्रमण से बचने के लिए केरला के किले का नाम बदलकर वहां के शासकों ने क्या कर दिया था, महमूदाबाद कर लिया था। क्या, महमूदाबाद कर लिया था। केरला के किले का नाम क्या कर लिया था, महमूदाबाद कर लिया था, ठीक है ना। ठीक, जैसे ही महमूदाबाद किया तो भाई साहब मराठों को गुस्सा आई, मराठों को दिक्कत हुई, तुम क्यों मुगलों का दिन झुक गए हो, हम भी तो सामना कर रहे हैं, अभी सामना करो। जैसे ही भाई साहब इनने महमूदा नाम किया, महमूदाबाद, और दक्षिण से दे दनादन अमरावती भंडारा क्षेत्र से मराठों ने आक्रमण किया और केरला के गोंडों को समाप्त कर लिया,
इसके साथ आपको गौंड राज्य की कहानी होती है समाप्त। फिर गौंड राज्य के बगल में आपको एक रानी दुर्गावती मिलेगी। सुनना, गौंड राज्य के बगल में आपको रानी दुर्गावती मिलेगी। रानी दुर्गावती नहीं, अवंती बाई, रानी अवंती बाई, जो कि लोधी वंश से होंगी, जो कि लोधी है, अवंती बाई लोधी। आपने जबलपुर में अभी बरगी डैम सुना है? अभी बरगी डैम का कांड हुआ था। बरगी डैम का जो कांड हुआ था वो रानी अवंती बाई के नाम से है, ठीक है ना? वो आपका अवंती बाई के नाम से है, ठीक है ना? ये रानी कैसे बनी? इनका जो रानी अवंती बाई एक लोकल लोकल व्यक्ति था, जुझार सिंह लोधी, उनकी पुत्री है। लेकिन रानी अवंतीबाई की जो गुणता थी उससे प्रभावित होकर जो शासक लक्ष्मण सिंह थे, उनकी उन उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह का क्या हुआ था? विवाह हुआ था, ठीक है ना? इसके बाद कहानी बनती है और आपको दिखेंगे कहाँ पर रानी अवंतीबाई? 1857 की क्रांति में आपको देखेंगे अच्छी खास तरीके से, ठीक है ना? तो उसके बाद रखना, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? रानी अवंतीबाई को 1857 की क्रांति के समय पर पढ़ेंगे अच्छे खासे तरीके से, ठीक है ना? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। रानी दुर्गावती यहाँ पे याद रखना, दलपत सा याद रखना, नरेंद्र सा याद रखना, हृदय सा याद रखना, मधुकर सा याद रखना। तो आपके लिए ये रियासत बहुत बड़ी पड़ी है, मुझे पता है आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि सर ने इतना लंबा खींच दिया, बट मैं बोलता हूँ बेटा ये रियासत बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर 1 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से उम्मीद करता हूँ कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा आपकी बुंदेली रियासत। बुंदेली में ओरछा रियासत आपकी आ जाएगी, ओरछा रियासत के साथ दतिया रियासत आपके साथ आ जाएगी, ठीक है ना? आपकी जैतपुर रियासत, सायगढ़ रियासत, पन्ना रियासत, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी रियासतें आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे आपकी जो भी 6 क्लास होने वाली है ना, ये बहुत बड़ी होने वाली है। दिक्कत क्या हो रहा है, कुछ यूट्यूब पे ग्लिच आया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि उसकी वजह से क्लास अपलोड नहीं हो रही है, ठीक है ना? क्लास अपलोड नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने क्लासेस बाद में रिकॉर्ड करना शुरू की। मुझे पता अपलोड नहीं होना। और दूसरा क्या था, आज मैं सागर में था, भाई का ऑपरेशन था, छोटे भाई का, बंसल में, तो वहां पे हूँ मैं। तो आप बिलीव नहीं करो, मैंने यहीं बैठ के, यहाँ पे गेस्ट मेरे फैमिली है, वहां बैठ के मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना? इसलिए आपको मूवमेंट भी अलग अलग दिख रहे होंगे यहाँ पे। क्लास में आपने ध्यान दिया, बार बार पॉज भी क्लास हुई है कि भाई कोई बीच में आ रहा है, क्लास पॉज मारनी पड़ रही है, क्लास पॉज भी हुई है, ठीक है ना? इसलिए मैंने पहले बोला 15 तक आपको क्लास नहीं मिलेगी, बट कोई दिक्कत नहीं, जब टाइम मिला तो मैं रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि लैपटॉप लेके तो चलना है साथ में, लैपटॉप, पेन टॉप, अपनी टैबलेट और साथ में अपना बुक भी साथ में लेके चलते हैं भैया, ले चलो क्या दिक्कत जा रही है, नोट्स भी साथ में लेके रखते हैं, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक। क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो और साथ में नोट्स भी शेयर किया करो, नोट्स जरूरी शेयर किया करो। तो नोट्स से एक बार पता चलती है कि आपने क्लास की कि नहीं की। क्यों? क्योंकि शुरुआत में 5 बच्चे नोट्स शेयर कर रहे थे, आज सिर्फ 2 बच्चे नोट्स शेयर करते हैं। इसका तो आप रेगुलर है। एक तो आपको अंजलि वंशल नाम से है, ठीक है ना? हाँ, उन्होंने कमेंट भी दिया था, उन्होंने कमेंट भी दिया था कि सर मेरा नाम कुछ ऐसा ऐसा है कि नहीं? और दूसरा एक एनाम नाम से पर्सन है, ठीक है ना? उनका नाम भी कुछ है, नाम मुझे पता नहीं, नाम बताया था, नाम भूल जाता हूँ मैं, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। कमेंट किया करो, कमेंट से आप लोग कम्युनिकेशन बनाते हो और उससे जुड़ जाते हो। इस क्लास में गड़ा मंडला देवगढ़ देख लिया, खेला देख लिया, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बुंदेलखंड रियासत के साथ, किसके साथ? बुंदेलखंड रियासत के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।